आगे सारे। अरे 25 मिनट दे दिया तुम्हें, शर्म करो। इतना गैप दे दिया उसके बाद भी बताओ। लिखो, एग्जाम्पल लिखो। अरे बोलूंगा तो आएगी ना, लिख तो लो। लिख लो। अब मैं ये 2 या 3 एग्जाम्पल आपको कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ। कंप्लीट मतलब है पहले पहचानेंगे और फिर बनाएंगे। मतलब पहचानेंगे कि सेकंड फॉर्म में है या नहीं है। नहीं है तो कैसे बनाएंगे। तो पहले सेकंड फॉर्म अपन पूरा मेंटेन करेंगे, और फिर जब थर्ड फॉर्म पे एनएफ पे जाएंगे तो सेकंड एनएफ के आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो अब अभी तक जो थ्योरी पढ़ाई है आपको, अगर उसमें कोई भी हल्का सा भी डाउट है तो सारा क्लियर कर रहा हूं, देख लो। क्योंकि अभी तक जो वो थ्योरी थी, चलो हो सकता है आपके दिमाग में ना गई हो। इधर देखो, सबसे पहला काम क्या है। कोई भी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म आपको निकालनी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द कैंडिडेट की। बिना कैंडिडेट की को निकाले कोई नॉर्मलाइजेशन फॉर्म आप नहीं पहचान पाओगे। तो कैंडिडेट की निकालना आता है। कौन नहीं है, इसेंशियल एट्रीब्यूट कौन है। एक तो ए है, ए के बाद सी है, बस। तो एसी का क्लोजर निकाल लो। तो एसी के क्लोजर से एसी आ गया, ए से बी आ गया, ये डी आ गया और ये ई आ गया। इसका मतलब आपका कैंडिडेट की कौन। सुनते तो एक एक चीज को बिल्कुल तोड़ तोड़ के बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं। बढ़ गया वॉल्यूम, आ जाओ। ठीक है। तो सबसे पहला काम कैंडिडेट की वाला स्टेप क्लियर। ये पहला स्टेप हो गया आपके समझाने के लिए। उसके बाद जो भी आपके पास एट्रीब्यूट आए हैं उसके दो हिस्से बना लो। एक प्राइम और एक नॉन प्राइम। मतलब की और नॉन की। मतलब तुम्हें एक बार तो मैं पूरे लिख देता हूं, चलो। ये पूरे नाम लिख लो, अगली बार नहीं लिखूंगा। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट है और कौन सा नॉन प्राइम है। तो प्राइम एट्रीब्यूट कौन सा होता है, जो की में आता है। तो की में क्या क्या आ गया, ए और सी। तो ए और सी आपके प्राइम एट्रीब्यूट है। कौन बच गया, बी बच गया, डी बच गया और ई बच गया। ये है आपका सेकंड स्टेप। यहां तक क्लियर। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे, सब समझ आएगा क्या पार्शियल है क्या नहीं है। देखो, पहला स्टेप कैंडिडेट की निकाला। जैसे ही आपने कैंडिडेट की निकाला, आपको अगले ही पल समझ में आ जाएगा कौन प्राइम और कौन नॉन प्राइम है। आ गया। अब जाते हैं एफडी के ऊपर। अब हम आते हैं हमारी तीसरी स्टेप के ऊपर। और तीसरी स्टेप में जो जो हमें एफडी दे रखी है, ए डिटरमाइन बी, सी डिटरमाइन डी, बी डिटरमाइन ई। अब हम ये देखेंगे। अब देखो, यहां पे तो लेफ्ट में सारे के सारे सिंगल ही है, और हमारी कैंडिडेट की क्या है, एसी है। इसका मतलब ए और सी इंडिविजुअली जहां जहां है वो पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की है। और जहां जहां पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की है वो कभी सेकंड एनएफ में हो ही नहीं सकता। क्योंकि सेकंड एनएफ क्या बोलता है, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और पार्शियल डिपेंडेंसी है, इसका मतलब वो पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की है। तो आपके पास में ए और सी मिलके कैंडिडेट की बना रहे हैं। बट यहां तो ए और सी अलग अलग है। इसका मतलब ये किस में है, फर्स्ट एनएफ में। ये किस में है, फर्स्ट एनएफ में। आदत डालना है, हर एक एफडी के आगे नॉर्मलाइजेशन फॉर्म लिखोगे अगर प्रो बनना चाह रहे हो। किस कैसा भी क्वेश्चन अगर आप विद इन मिनट करना चाह रहे हो ना, तो बस नॉर्मलाइजेशन लिखे जाओ। तो ये पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की है, ये पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की है, मतलब सेकंड एनएफ तो नहीं है ना। बट मिनिमम फर्स्ट एनएफ तो सभी होती है। तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट एनएफ तो है। ठीक है। और लास्ट में आपने देखा बी, तो बी क्या है, की तो है ही नहीं, ये तो नॉन की है। और नॉन की से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नॉन की आता है तो सेकंड एनएफ होगा ना। अभी तो लिखवाया कि जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड का एट्रीब्यूट है, या तो वो कैंडिडेट की हो या फिर वो नॉन की हो। तो फिलहाल क्या है, फिलहाल ये नॉन की नहीं है, क्योंकि देखो नॉन की में आ रहा है। बी डी ई में से कुछ भी आपको लेफ्ट में दिख जाए वो नॉन की है। और नॉन की का सेकंड एनएफ से कोई लेना देना नहीं है। उसको आगे वाली फॉर्म में देखेंगे। अरे इनका भी काम है, लेकिन एक एक लेवल पढ़ रहे हैं ना, तो पहले एक बार सेकंड एनएफ से तो निपट ले।
तो यहां तक आते आते क्या समझ में आ गया? अब अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन क्या बनता है, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि ये जो भी रिलेशन है ये फिलहाल किस नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में। तो कैसे पता करोगे? जितनी भी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म निकाली है इसमें सबसे कम कौन से, जितनी भी एफडी में जो जो आपने नॉर्मलाइजेशन फॉर्म लिखे हैं उसमें से सबसे कम वाला कौन सा, भले वो एक ही क्यों ना हो, तो कौन सा है? अरे सबसे कम, फर्स्ट एनएफ। अब आपके पास 10 एफडी है, एक फर्स्ट एनएफ है, बाकी 9 भले ही किसी में भी हो, एक तो फर्स्ट एनएफ है ना। तो ओवरऑल ऑल रिलेशन तो फर्स्ट एनएफ में ही काउंट होगा। तो इसका मतलब ये किस में है? तो ये अभी हम कहेंगे इट इज इन फर्स्ट एनएफ। मतलब ये रिलेशन, ये आपका आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही है। मैं तो खैर कुछ ज्यादा पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो पहला क्वेश्चन यही है कि अगर आपको एफडीओ रिलेशन दे दिया तो बताओ फिलहाल इस रिलेशन में कौन सी वाली नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है। तो कौन सी वाली है? फर्स्ट एनएफ। अब दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम इसे सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में बनाते हैं तो कितनी नंबर ऑफ टेबल्स बनेगी, क्योंकि अभी तो डिकम्पोजिशन आएगा ना। अरे अभी तक तो एक ही टेबल है, और एक टेबल है तो रिडंडेंसी है, और हम चाहते रिडंडेंसी कम हो। तो अब जैसे ही एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म पे जाओगे, अभी ये फर्स्ट एनएफ में है ना पूरा, अब अपन क्या चाहते हैं कि ये सब सेकंड एनएफ में बन जाए। तो सब सेकंड एनएफ बनने का मतलब अलग अलग टेबल्स बनेंगी, और हर एक टेबल इंडिविजुअली सेकंड एनएफ में होगी फिर। तो अब आता है चौथा स्टेप, जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी था समझना। ये तो आसान है, यहां तक दिक्कत नहीं आएगा, 2-3 एग्जांपल बताऊंगा सब समझ आ जाएगा। पहला स्टेप कैंडिडेट की निकाल लोगे, दूसरा स्टेप प्राइम नॉन प्राइम निकाल लोगे, तीसरा लेफ्ट में जाके देख लेना नॉन प्राइम को छेड़ना भी नहीं है, और अगर पार्ट ऑफ द की है तो उसके आगे फर्स्ट एनएफ लिख देना। तो ये पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की, ये पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की कैसे पता चला? ए और सी इंडिविजुअल आ रहे हैं, अगर ए सी साथ होता तो कैंडिडेट की है, फिर वो सेकंड एनएफ में हो जाता। ठीक है, अब आते हैं चौथे पे। अब हम इसे डीकंपोज कैसे करेंगे, अभी बस एक बार देखते जाओ। अब इस रिलेशन को हम डीकंपोज कैसे करेंगे, तो सुनते जाओ। डीकंपोज कहां से स्टार्ट होता है, आपको किस फॉर्म से किस फॉर्म पे जाना है। तो डीकंपोजिशन बनाने का तरीका क्या, हम एक एक को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले पे आते हैं, कहां है? फर्स्ट एनएफ पे। तो सबसे पहले एक रूल, एडिशनल रूल है, वो मैं आपको और बता देता हूं जो जरूरी है। आपका कैंडिडेट की क्या है? एसी। तो क्या कहीं पे भी किसी भी टेबल में ए प्लस से सी निकल रहा है? अगर सिंपल सा, चलो ये मैं बाद में पढ़ा दूंगा, अभी एक इजी तरीके से समझो, आप टफ चीजों को हटाओ। अब मैंने डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर दी। डिकम्पोजिशन होने का मतलब ये फर्स्ट एनएफ आगे जा रही है सेकेंड एनएफ बनने की तैयारी में। अब ये सेकेंड एनएफ कब बनेगी? तो हम कहेंगे ये ए बी है तो ए ले लो। तो आप इस रिलेशन में एक R1 में आओ और इसमें क्या करो, ए प्लस निकाल लो। इस रिलेशन, जिस जिस एफडी को दिक्कत है, सुन लो मेरी बात, जिस जिस एफडी को दिक्कत है उसके लेफ्ट में जाके क्लोजर निकाल लो, उसके लेफ्ट में जाके क्लोजर निकालो। इसको दिक्कत है, लेफ्ट में क्या है? ए प्लस कर लो, क्या आएगा? ए बी और कुछ आएगा? ई। ए बी और ई, ये बनेगा। इसका मतलब ए प्लस, अगर ए इसका की है, सुनना, अगर ए इसका की है तो इन तीनों को निकाल सकते हैं। अरे क्लोजर का मतलब क्या है? ए प्लस अगर ए बी ई है तो ए कैंडिडेट की किस किस के लिए बन सकता है? ए बी और ई के लिए। इसका मतलब इस वाली टेबल में मैं ए बी और ई इन तीन को तो ले ही सकता हूं, ये कहते हुए कि ए मेरी कैंडिडेट की है। समझते जाना एक बार। उसके बाद अगला मैं R2 पे आऊंगा। अगली दिक्कत किसको है? सी को। देखो इसको दिक्कत नहीं है, इसको छेड़ना भी मत, दिक्कत जिसको है। अब सी को दिक्कत है तो सबसे पहले सी का क्लोजर निकालो, क्या आएगा? सी का सी, सी के साथ में डी, कुछ और आ रहा है, तो इसका मतलब सी और डी एक टेबल में चले जाएंगे, ये कहते हुए कि सी उसका कैंडिडेट की है। सी उसका कैंडिडेट की है। अब सोचो अगर मैंने इनको डिकम्पोज कर दिया, अब इनको वापस से जोड़ो, क्या सारे एट्रीब्यूट आ रहे हैं? अरे डिकम्पोजिशन, तो ए बी सी डी ई सारे आ गए। इसकी कैंडिडेट की ए बनी, इसकी कैंडिडेट की, लेकिन ओरिजिनल टेबल की कैंडिडेट की क्या थी? तो ओरिजिनल टेबल की कैंडिडेट की क्या इनमें से किसी की भी कैंडिडेट की है? अगर है तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन नहीं है ना। अब नहीं है तो अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ओरिजिनल टेबल की कैंडिडेट की गायब नहीं होनी चाहिए।
नहीं तो डीकंपोजिशन में दिक्कत है, फिर ज्वाइन करोगे तो दिक्कत आएगी। इसलिए हमने क्या बोला, एक और नई टेबल बनी, किस वजह से, ताकि ओरिजिनल टेबल की कैंडिडेट की प्रॉपर मेंटेन रहे। अगर इसकी कैंडिडेट की ऐसी होती ना तो ये नहीं बनती, जब इसकी होती तो भी ये नहीं बनती। एक की कैंडिडेट की ए बनी, एक की कैंडिडेट की सी बनी, तो अब ओरिजिनल टेबल की कैंडिडेट की तो ए सी थी, तो वो लॉस हो जाएगी। और की को कभी हम लॉस नहीं होने देते। और अगर यहाँ ए सी है तो ए किसको डिटरमाइन करेगा, सी को। अब यहां से अगर आप देखोगे सिंपल सा, एसी को आपने साथ किया तो ये तो मिला के कैंडिडेट की बन ही रहे हैं, तो इस टेबल में सिर्फ एसी आ जाएगा। क्या कह रहे हो? अरे नहीं, ए डिटरमाइन बी कर रहा है, वो तो इसमें आ गया ना। अब आप देखो, अब यहाँ पे अगर गौर से देखोगे तो यहाँ कौन कौन सी एफडी आएंगी, यहां से ए से बी आ गया और बी से ई आ गया, क्योंकि ए बी ई तो इसमें है। और जब आपने सी प्लस निकाला और सी डी, तो यहाँ पे कौन सी एफडी आ गई, सी डी। तो एक दो तीन, तीनों एफडी आ गई, तो मतलब डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये रूल भी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड एनएफ तक डिपेंडेंसी प्रिजर्व रहती है, बीसीएनएफ में नहीं रहती। कई एग्जाम से पूछा गया है, बस मैं बताना चाह रहा था डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन क्या है, ताकि मैं चेक करवा सकूं। तो इसका मतलब अगर ये टेबल तोड़ी, अब देखो क्या हुआ, इधर देखना लास्ट में, तो फाइनल क्या हुआ, ये एक टेबल टूट के कितनी टेबल में बन गई, सुनते जाना, ये एक टेबल टूट के कितनी टेबल में बन गई। इसकी की कौन है, इसकी की ए है, इसकी एफडी चेक करो, ये ए की एट्रीब्यूट है और बी नॉन की एट्रीब्यूट है, तो इस टेबल के लिए भी सेकंड एनएफ नहीं बनी क्या। अरे अब इस टेबल में सिर्फ दो ही एफडी है, तो जैसे आपने इस ओरिजिनल टेबल को चेक किया, रिकर्सिवली अब हर एक टेबल अलग से चेक होगी। तो आपने इस पहली को चेक किया, फिर सुनना कैंडिडेट की क्या है, तो जब एक ही कैंडिडेट की है तो इधर आ गई, ये तो नॉन की है ना, इसका मतलब ये टेबल अब बन गई सेकंड एनएफ में। अब इसकी देखो, इसकी की कौन है, तो सी डी को डिटरमाइन कर रहा है, तो यहाँ तो एफ डी ए की है, तो ये तो बीसीएनएफ तक जाएगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। बट फिलहाल आप सोचो ये सेकंड एनएफ में, अभी मैं थर्ड फोर्थ की बात ही नहीं कर रहा, गोली मारो, सेकंड एनएफ है। और ये इसको तो वैसी दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता कि ये वाली मेरी टेबल है और मैं इसे सेकंड एनएफ बनाना चाह रहा हूं, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ डीकंपोजिशंस आर पॉसिबल, तो कितने होंगे, 3। तो ये एक टेबल आपकी 3 टेबल में टूटेगी, और दैट्स योर आंसर। अब मैं एक और बड़ा क्वेश्चन लेता हूं, लिख लो एक बार इसे। 2-3 क्वेश्चन की नीड है, एक में दिक्कत आएगी। पहली स्टेप में तो कैंडिडेट की निकाली है, वो आपको निकालनी आती है। फिर जो जो एट्रीब्यूट कैंडिडेट की में वो उधर लिख दिए, और जो टोटल में से बच गए उधर लिख लिए, हो गया दूसरे स्टेप। अब तीसरी स्टेप में चेक करनी है, तो चेक करने का काम क्या है, चेक करने का काम है जिस जिसकी भी लेफ्ट में ए या सी अकेला आ रहा है वो कभी सेकंड एनएफ नहीं हो सकता, और उसके अलावा कुछ भी है कोई परवाही नहीं है हमें। तो ये नॉन की है, ये पार्ट ऑफ द की, ये पार्ट ऑफ द की है, तो इसका मतलब ये दोनों फर्स्ट एनएफ और ये सेकंड एनएफ, तो ऑल ओवर कौन सा रिलेशन, फर्स्ट एनएफ। बनाना है सेकंड एनएफ में, कैसे, डिकम्पोज करके। कितने डिकम्पोजिशन होंगे, 3। एक और मैं ले रहा हूं, उसमें थोड़ा बड़ा डिकम्पोजिशन लूंगा, क्योंकि 2-3 एग्जाम्पल मुझे खुद करवाने पड़ेंगे, एक से समझ नहीं आएगा, तो मैं करवा रहा हूं। अरे यार, सी के कैसे निकालते, कैंडिडेट की निकालने के लिए आपको पुराना क्लास इतना दे चुका हूं, पढ़ते नहीं हो क्या, क्या कहूं मैं। जितना भी अभी आप पढ़ रहे हो वो सारा कनेक्टेड है। अब आ रही चीजें सारी कैसे कनेक्ट हो रही है। बिना, देखो, बिना एफडी के आपका कैंडिडेट की का कोई रोल नहीं है, और बिना कैंडिडेट की के नॉर्मलाइजेशन का कोई रोल नहीं है। इसलिए अगर कोई बिना एफडी के नॉर्मलाइजेशन पढ़ा रहा है तो क्या पढ़ाएगा वो, सिर्फ लाइन है, सिर्फ डेफिनेशन, ये तोड़ने के काम कौन बताएगा, इसके लिए तो पूरी थ्योरी आनी चाहिए। पेपर में यहां तक के क्वेश्चन तो बन ही सकते हैं। अगर आप एग्जाम लेवल की बात करते हो तो देखो, नॉर्मलाइजेशन में थ्योरी के मैं 12-15 पॉइंट है, सारे एक साथ लिखवाऊंगा। नॉर्मलाइजेशन की जितनी भी थ्योरी क्वेश्चंस बनती हैं वो सारे पॉइंट्स है मेरे, वो मैं लास्ट में एक साथ लिखवा दूंगा, वो सारे पॉइंट एक साथ पढ़ लेना। तो अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन आएगा तो टिक लगा के हो जाएगा। अब बात आती है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, कि आइडेंटिफाई करो कौन सा नॉर्मलाइजेशन है या कौन सा नॉर्मलाइजेशन फॉर्म बनाना है, तो उसके लिए इतने तो बनते हैं। फोर्थ ही तो मैंने आपको क्या करना है, सिंपल सा गणित है, जो जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म सेकंड एनएफ में नहीं है उसका क्लोजर निकालो और एक टेबल बनाते रहो। तो ए का क्लोजर निकाला, जो जो एट्रीब्यूट आए वो एक टेबल में डाल दिए,
ठीक है, सी का क्लोजर निकाला, जो जो एट्रीब्यूट आए वो दूसरी टेबल में डाल दिए। तीसरी टेबल क्यों बनाई? क्योंकि ओरिजिनल कैंडिडेट की गायब नहीं होनी चाहिए, ये रूल है। ओरिजिनल कैंडिडेट की गायब नहीं होनी चाहिए, इसलिए मजबूरन हमें तीसरा बनाना पड़ा। हमेशा नहीं बनेगा, जैसे एक क्वेश्चन में और लेता हूं, वहां कैंडिडेट की कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, तो आपको बनाना नहीं पड़ेगा। नहीं वो जनरली ऐसा, लेकिन हमेशा नहीं होता। थोड़ा कभी कभार चीजें बदल जाएंगी, कभी कभार कुछ एवरेज मिलके एक ही टेबल में चली जाती है। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन है कभी कभार बहुत आसान आता है, जैसे मैं आपको एक आध गेट का क्वेश्चन करवाता हूँ, अब आप ओरल कर दोगे। एक बार इसको लिखो, फिर बड़े क्वेश्चन करवाने से पहले एक छोटा क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। लिख लिया? अभी जो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आराम से समझना, और उन क्वेश्चनों को घर जाके बिना देखे खुद करना। जब तक आपको खुद टेबलें तोड़नी नहीं आएंगी, आप नहीं निकाल पाओगे। मैं निकाल रहा हूं, सब आसान लगेगा। ठीक है, अब आपको खुद करना है, तरीका मैं और बता रहा हूं, धीरे धीरे आपको आ जाएगा समझ में। डिकम्पोजिशन तो करते ही फर्स्ट एनएफ से सेकंड एनएफ बन जाएगा। अब आप इन इंडिविजुअली चेक करो ना। अब आपके पास में एक नहीं, अब तीन टेबल हो गई है, तो इसमें अलग से चेक करो। अलग से चेक करो इसका कैंडिडेट की कौन है, ए। तो जब एक ही देखो, ये रूल भी है, मैं लिखाऊंगा आपको। अगर आपके पास में कभी भी सिंगलटन कैंडिडेट की होता है ना, लिखाऊंगा मैं भी। कभी भी अगर आपके पास में सिंगलटन कैंडिडेट की होता है, वो हमेशा सेकंड एनएफ में होता है। सिंगलटन कैंडिडेट की का मतलब एक ऐसा कैंडिडेट की जिसमें एक ही एट्रीब्यूट हो। अरे एक एट्रीब्यूट को कितना तोड़ोगे? जब एक से ज्यादा एट्रीब्यूट आते हैं, गड़बड़ तो तब होती है ना। देखो यहाँ कितने एट्रीब्यूट है, अब सोचो इसका इसका की ए ही होता, तो तो ए ही होता, तो ये सेकंड एनएफ में है, इनको दिक्कत नहीं है, तो ये पूरे सेकंड एनएफ में हो जाता। तो सिंगलटन की अगर कभी भी आपको मिलती है, तो वो 100% सेकंड एनएफ में। चेक ही नहीं करना, ये मैं लास्ट में लिखूंगा, 12-15 पॉइंट है। एक बार सारा समझा देता हूं, फिर एक एज ए कंक्लूजन आधा पौन घंटा लगेगा मुझे, सारी थ्योरी एक साथ लिखवाऊंगा। और वो सारी टेक्निकल टर्म्स है जिन पे इधर उधर के क्वेश्चंस बने हुए हैं। बट उससे पहले एक बार सारा सीख तो लो। अभी अगर मैं कोई भी पॉइंट लिखवाऊंगा समझ ही नहीं आएगा, है ना? चलो, देखो अब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ये गेट का आया हुआ क्वेश्चन है, और छोटा सा क्वेश्चन है, देखो। देख लो, आपको एक रिलेशन दिया गया है ए बी सी डी, ठीक है, और उसमें कुछ एफ डी दी गई है, ए से सी और बी से डी। अरे सुन लो, अब आपको ऑप्शन दिया गया है, ये रिलेशन किसमें है? क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन देखने हैं ना कैसे आते हो, तो देख लो। देखो, इधर आओ, ये गेट का आया हुआ क्वेश्चन है। अब पहले आपकी थ्योरी तो समझ लो, सिंपल थ्योरी। तो क्या समझ में आ रहा है? अब जो पढ़ा है वापस से लगा रहा हूं स्लो मोशन में, देख लो। सबसे पहला स्टेप, कैंडिडेट की कौन नहीं है, ए और बी दोनों नहीं है। ए और बी दोनों नहीं है, तो ए बी प्लस निकालो। ए बी प्लस में ए बी सी डी सब आ गया। इसका मतलब कैंडिडेट की कौन, इसका मतलब की एट्रीब्यूट में क्या क्या आएगा, ए बी, और नॉन की में क्या क्या आएगा, सी डी। इसका मतलब, इसका मतलब कहीं पे भी पार्ट ऑफ द की दिख गया तो काम हो गया। तो देखो, ये भी पार्ट ऑफ द की है, ये भी पार्ट ऑफ द की है। इसका मतलब ये भी फर्स्ट सनफ में है, और ये भी फर्स्ट सनफ है। तो ऑल ओवर किसमें है, फर्स्ट सनफ में है। ये लो क्वेश्चन सॉल्व। एटलीस्ट स्टोरी तो सीखो ना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही बनता है, गिवन रिलेशन आइडेंटिफाई करो किसमें। तो आपको जब समझ में आ गया इसका कैंडिडेट की ए बी है, तो ए बी, इसको देखते ही देखो ना, यही पार्ट ऑफ द की है।
इस तक जाने की नीड नहीं है। अगर एक भी एफडी ऐसी है जो पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की है तो ऑल ओवर तो फर्स्ट सनफ ही हो गया ना। बाकी अगर हो भी नहीं है तो हमें क्या फर्क पड़ता है। तो आपको सबको देख के सबसे कम वाला देखना है। तो अगर कोई एक एफडी भी ऐसा है जो फर्स्ट सनफ में है तो बाकी क्यों चेक कर रहे हो। बाकी चेक करने का नीड ही नहीं है, वो ऑल ओवर तो फर्स्ट सनफ हो गया ना। ठीक है, इसीलिए हमने इसको देखा पार्ट ऑफ द की है, इसको देखा पार्ट ऑफ द की है। तो इसका मतलब मिनिमम तो फर्स्ट सनफ में ही है और दोनों ही है, तो इसीलिए हमने क्या बोला, फर्स्ट सनफ में है, सेकंड सनफ में नहीं है। हाँ नोट ही है। अरे सबके साथ नोट लगाओ, मैं लगाना भूल गया। मैं लिखना भूल गया। इसको अगर तोड़ोगे तो, अच्छा तोड़ना है क्या इसको। हाँ तो बिल्कुल, अगर आप इसको तोड़ोगे तो अब सिंपल सी गणित है कि अब आपने ए बी सी डी ले लिया। अब ए बी सी डी ले लिया तो बिल्कुल सही है। एक पहले वाले रिलेशन में आपने ए लिया, ए प्लस से ए सी आ गया, तो यहाँ पे ए सी आ जाएगा। दूसरे वाले में आपने बी लिया, बी प्लस से बी डी आ गया, तो यहाँ पे बी डी आ गया। और तीसरे वाले में ओरिजिनल की अभी आई नहीं है, तो ए बी यहाँ आ जाएगा। तो बिल्कुल तीन डिकम्पोजिशन होंगे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन थोड़ा बड़ा ले रहा हूँ, है ना। उस एक क्वेश्चन को प्रॉपर अभी 5-7 मिनट देके समझा रहा हूँ। 2 बार रिवाइज मारवा दूंगा, एक बार समझा दूंगा। तरीके से किसी भी स्टेप में दिक्कत हो मुझे बता देना, और वो समझ में आ गया तो फिर थर्ड एनफ आसान हो जाएगा, है ना। तो चलो लिख लो एक बार इसको। कुछ ज्यादा एफडी लेके चीजें समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो ये क्वेश्चन आधा था, इसको लिखने की नीड नहीं है। बाकी अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि 3 टेबल बनेगी अगर इसे सेकंड एनएफ में बनाना चाह रहे हो तो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल ट्री बनाऊंगा, पूरा परफेक्ट ट्री, और एक एक स्टेप आपके सामने करके दिखाऊंगा, रीजन दूंगा क्यों लिख रहा हूँ, और जहां दिक्कत आए वहीं रोक देना। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। तो एक ही बड़ा सा क्वेश्चन लिख देता हूँ। लिखो। क्या कर रहे हैं। आ जाओ। ठीक है, इसमें एट्रीब्यूट ए से आई तक लिए हैं, कुछ एफडीज भी लिए हैं। एक बार क्वेश्चन लिख लो और डाउन कर दो पेन को। कुछ नहीं लिखना, क्योंकि इस एक क्वेश्चन के अंदर नॉर्मलाइजेशन का पूरा निचोड़ आ जाएगा। देख लो। हाँ, ए के साथ आई, एच के साथ जे।
ए के साथ आई, एच के साथ, ऐसे लिखे दो। लिख लिया क्वेश्चन? यार क्या ही होगा तुम्हारा, तुम्हें 2 लाइन लिखते हुए जोर आ रही है। चलो, तो सबसे पहला काम पहले कैंडिडेट की निकाल लेते हैं, बाकी काम देखते हैं। तो कैंडिडेट की निकालने के लिए लेफ्ट राइट में क्या क्या नहीं है? ए नहीं है, और बी भी नहीं है, और डी भी नहीं है। हाँ, ए बी डी नहीं है ना, तो ये इसेंशियल है, तो इसी का क्लोजर निकाल के देख ले। तो ए बी डी से ए बी डी तो आ गया, ए बी से सी भी आ गया, बी डी से ई और एफ भी आ गया, और ए डी से जी और एच भी आ गया, और ए से आई और एस से जे आ गया। मतलब हमारी कैंडिडेट की ए बी डी बन गई। ठीक है, और ये अगर कैंडिडेट की बन गई, इसका मतलब प्राइम एट्रीब्यूट क्या क्या आएंगे? ए बी डी। और नॉन प्राइम क्या क्या आएंगे जो बच गया? हाँ हाँ, लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं। मुझे पता है तुम्हें एबीसीडी आती है। चलो, हो गया। अब एक बार यहीं पे मैं लिख तो दूं कहाँ कौन सा पंगा हो रहा है। सिर्फ सेकंड एनएफ ढूंढना है, जैसे ही सेकंड एनएफ ढूंढ लोगे फिर थर्ड एनएफ का काम होना है। तो की कौन कौन बना? एबीडी। तो किसी भी लेफ्ट साइड में पार्ट ऑफ द की दिख रहा है, वो फर्स्ट एनएफ में। तो यहाँ ए बी डी नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट एनएफ। बट देखते जाओ, हो गया फर्स्ट एनएफ, क्योंकि की एबीडी है तो एबीडी पूरा कहाँ मिला? अगले में बीडी, तो अब बीडी ये भी तो फर्स्ट एनएफ है, पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की। एडी, एडी फिर कैंडिडेट की का पार्ट है, तो ये फर्स्ट एनएफ आ गया। ए फर्स्ट एनएफ है, ये नॉन की है, ये सेकेंड एनएफ में। आगे ही लिख लो। अब इससे क्या होता है, जब आप आगे लिख लेते हो ना तो डिकम्पोज करना आसान हो जाता है। इसलिए मैंने आपको ट्रिक बताई कि आप उसके आगे लिख लो। ठीक है, अब ऑल ओवर ये टेबल किसमें है? फर्स्ट एनएफ में। अगर आपको सिर्फ इतना पूछा होता कि चलो बताओ ये रिलेशन किसमें है, करंट किसमें है, तो फर्स्ट एनएफ में। बनाना किसमें, वो आप बता दो। इसे 20 एनएफ तक ले जाएंगे हम, क्योंकि बड़ा टेबल है। ठीक है, फिलहाल हम सेकंड एनएफ पे फोकस करते हैं। 20 एनएफ तो इस टेबल की बहुत सारी टेबलें टूटेंगी, है ना, लेकिन बताऊंगा वो भी आगे। अब देखो, अब वन बाय वन एक एक स्टेप इधर देख लो। सबसे पहले हमने रिलेशन लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। ठीक है, अब हम इसको तोड़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वन बाय वन पहली टेबल स्टार्ट यहां से करना है, कोई कुछ नहीं लिखना। देख लो इधर, जो जो जिसके की आगे भी फर्स्ट एनएफ लिखा हो वो तो टूटेंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं जब भी वो टूटेंगी किसी और को भी साथ लेके जाएंगी क्या? क्योंकि अगर वो एफ डी में ए बी सी है तो हो सकता है वो डी को भी अपने साथ लेके जाए। तो और क्या क्या एट्रीब्यूट आएंगे वो हमें जानना है। तो इसका 100% इसकी की ए बी बनने वाले। तो आप सबसे पहले ए बी का क्लोजर निकाल लो। तो ए बी का क्लोजर, ए बी तो आ ही रहे, उसके बाद में सी आ रहा है, और आई आ रहा है। ये आ गया। इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आप इस टेबल के अंदर ए बी सी और आई को लिख सकते हो। अगर ये टेबल टूटेगी तो दिक्कत ए बी ने किया ना। तो ए बी क्या बोला कि मैं तो जा ही रहा हूं और कईयों को लपेट के जाऊंगा। तो किस किस को लपेट के जाऊंगा वो इसका क्लोजर बताएगा। तो ए बी अगर कैंडिडेट की बनेगी तो वो किस किस को निकाल सकता है, वो साथ जा सकते हैं उसके, जा सकते हैं। इसका मतलब ए बी अगर आपका कैंडिडेट की बना तो ए बी सी आई, तो ए बी सी आई आ गया, ये एक टेबल में आ गया। एक अच्छा तरीका, अगर आपको कंफ्यूजन है तो सी और आई आ चुके हैं, तुम काट सकते हो। जो आ गया है वो दोबारा अगर बहुत जरूरी है तो ही लेना है, नहीं तो दोबारा नहीं लेना है। ठीक है, ये पहला आ गया। चलो अब आते हैं दूसरे के ऊपर। दूसरा कौन है? बी डी। तो इसका वाला 100% ये ए बी की बना है तो बी डी तो की बनना ही है। तो बी डी की बनना है तो बी डी का क्लोजर निकाल लो। तो बी डी के क्लोजर से बी डी तो आएगा ही, और ई एफ आएगा। और कोई आ रहा है?
नहीं आ रहा। इसका मतलब बीडी के साथ में यहाँ पे ई और एफ भी आ जाएगा और बीडी उसका कैंडिडेट की बन जाएगा। जिसको लेके तोड़ा है वो कैंडिडेट की होना चाहिए, तो हम पार्ट बनने ही नहीं दे रहे। और हम कैसे तोड़ रहे हैं, रीजन समझ में आया? मैंने बोला कि ये फर्स्ट एनएफ पे, तो सेकंड एनएफ कब बनेगा? जब ए भी खुद कैंडिडेट की बन जाए, तो पार्ट ऑफ किक का खेल खत्म। ऐसे ये बीडी खुद कैंडिडेट की बन जाए। अगला कौन है? एडी। तो R3 के पास आएंगे और एडी की बात करेंगे। तो एडी को अगर आप की बनाओगे तो एडी प्लस में एडी तो आया, और एडी के साथ कौन आया? जी एच आई ओ जे, ये आया ए डी जी एच आई जे। अब आई यहां आ चुका है, मतलब एक बार ए से आई ने निकाल लिया ना, तो जब ए से आई यहां आ चुका है तो अब चाहो तो एडी तो चाहिए ना, चलो एक बार लिख लो, लास्ट में हटा देंगे। तो ए डी जी एच आई जे, कोई दिक्कत नहीं, वो लास्ट में टूट जाएंगी, इसकी ज्यादा टेंशन मत लो। ये आपके पास आ गया R3 के अंदर। उसके बाद और कौन बचा? ए और आई। तो ए और आई जब आपके पास बचा तो R4 में तो ए ही आएगा, तो ए आई आ गया, तो ए प्लस से क्या निकल रहा है? ए और आई। नहीं, और तो कोई निकलेगा ही नहीं। ए प्लस से तो ए और आई निकल रहा है ना, और कहीं से कुछ निकल रहा है? क्या कर रहे हो? अरे भाई यहां तक तो समझ ले, तेरे को हमेशा आगे जाना होता है। ठीक है, एक बार समझते दो। उसके बाद में ओरिजिनल कैंडिडेट की क्या थी? एबीडी कहीं बनी? एबीडी तो कहीं बनी नहीं ना। यहाँ ए बी आ गया, यहाँ बी डी आ गया, यहाँ ए डी आ गया, और यहाँ ए आ गया। आ गया। तो इसका मतलब अब देखो एक और खास बात, जब आपने ए और आई को अलग से ले लिया, तब आपको आई को किसी और के साथ इंक्लूड करने की नीड नहीं है। जब आपने लास्ट में इस एफ डी को ए टू आई वाला, यहाँ अब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अब समझाता हूं। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, अब आपको पूरी चीज समझ में आएगी। यहां अगर मैंने ए बी सी आई लिया तो कौन कौन सी एफडी आएगी? तो एक तो ए बी से सी, ठीक है, ए बी से सी आ गई, और ए से आई। अब समझ में आ रहा है? ए सी से आई आ रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं यही तो बोल रहा हूं कि ए टू आई जब आपने अलग ही टेबल में लिख दिया तो क्यों ले रहे हो? तो इसकी थोड़ी फिल्टरिंग कर दो, और फिल्टरिंग करके आई यहां से हटा दो, ताकि ये भी हट जाए और हमारा काम आसान हो जाए। तो ये चीज एकदम से समझ नहीं आएगी, जो पूरा तोड़ दोगे उसके बाद आएगी। तो आप यहां पे सिर्फ ये कह दो ना कि अब आपके पास में ए बी अगर कैंडिडेट की है तो सी को डिटरमाइन कर रही है, और अगर अगर गलती से आपने ए के साथ आई लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। ए बी कैंडिडेट की है तो ये पार्ट ऑफ द की बन जाएगा, फिर ये क्या खाक सेकंड एनएफ में होगा? तो अगर ए बी कैंडिडेट की बोला है तो यहाँ पे ए टू आई आ सकता है क्या? आ ही नहीं सकता, इसीलिए यहां से हटाओ और चुपचाप लास्ट में भेज देना उसको। इसीलिए लास्ट के लिए पहले से तैयार पड़ा है। तो इसमें सिर्फ ये एक एफडी आएगी और किसी की नीड ही नहीं है। अगले पे आओ, आपने क्या लिखा? बीडी। तो बीडी को कौन डिटरमाइन कर रहा है? ईएफ। चलो ठीक है, और कौन है? एडी। एडी यहाँ है नहीं और किसी की नीड ही नहीं है, तो बस एक से काम हो गया। अगले पे यहाँ का कैंडिडेट की कौन है? एडी। तो एडी से क्या क्या निकलेगा? जीएच। तो एडी से आपका जीएच निकल गया। ए से आई, तो अगेन ए से आई तो आ गया। आ गया तो उस आई को यहां लेने की नीड ही नहीं है, हटा दो। ये पहली बार में समझ नहीं आएगी, जैसे जैसे आप बनाओगे वैसे वैसे आपको क्लियर हो गया, क्योंकि नहीं तो फिर से यहां से ए टू आई आने वाला है। और फिर देखो एडी अगर कैंडिडेट की बन चुका है तो ए आई आएगा क्या उसमें? क्योंकि एडी अगर कैंडिडेट की है तो ए तो पार्ट ऑफ द की बन जाएगा, तो इसलिए उसको तो वैसे ही हटाना है, तो आई यहां से भी हटा दो। तो एडी से जीएच आ गया और एच से जे आ गया। एच से जे आ गया, कवर हो गया। और लास्ट वाला ए टू आई है तो यहां क्या आ जाएगा? ए टू आई आ जाएगा। अब ओरिजिनल कैंडिडेट की आपकी गायब हो गई, और ओरिजिनल कैंडिडेट की क्या थी? एबीडी। हाँ, तो उसको चुपचाप शांति से किसी अलग से कोने में बना के R5 के नाम से अलग से लिख दो। ये लो जी। अब समझना वापस से, इधर इधर। अब क्या ये वाला देखो, अब ए बी सी आई है, एक ही एफडी है, तो एक ही एफडी है तो ए बी तो कैंडिडेट की है। तो जब आपके पास एफडी एक ही है तो होगा ना सेकंड एनएफ में, तो क्योंकि अगर ये एफडी है तो ए बी सी को डिटरमाइन कर रही है। आई को हटाओ यहां से, ये लो, ठीक है। हाँ हटाओ हटाओ, सबको हटाओ, किसी को मत छोड़ो। अब ठीक है। अब इसका कैंडिडेट की ए बी है, ए बी सी को डिटरमाइन कर रहा, तो लेफ्ट में तो कैंडिडेट की आ गया, और जब लेफ्ट में कैंडिडेट की पूरा आता है तो बीसीएनएफ तक जाता है। लेकिन अभी उस कहानी को छोड़ो, फिलहाल ये सेकंड एनएफ में। तो पहला वाला टेबल सेकंड एनएफ में बन गया। चलो इसकी बात करो, कैंडिडेट की कौन है?
तो बीडी आ गया लेफ्ट में, और कुछ है ही नहीं, तो ये भी किस में बन गया, सेकंड एनएफ में। अच्छा इसकी बात करो, कैंडिडेट की कौन है, एडी। तो एडी अगर कैंडिडेट की है तो एडी जीएच को डिटरमाइन कर रहे हैं और एच जे को कर रहे हैं, तो सेकंड एनएफ में है। हाँ बिल्कुल, ये नॉन की है। जब एडी आपका कैंडिडेट की है तो एडी के अलावा जी एच और जे तो नॉन की है ना। हाँ तो नॉन की आने तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी सेकंड एनएफ में हो गया। और ये आपका सिंगलटन है और सिंगलटन में वैसी दिक्कत नहीं है, तो ये भी हो गया। तो इसका मतलब टोटल, अब इससे बड़ा एग्जाम्पल तो क्या ही आएगा। ये एक एग्जाम्पल जान के मैंने इसलिए बढ़ा लिया है कि आपको तोड़ने का प्रोसेस समझ में आ जाए। नहीं तो क्या होता है, 2-3 एट्रीब्यूट में तो स्टार्ट होने से पहले तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है। इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन, ये किस नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में है, फर्स्ट एनएफ में। अब अगर इसे हम सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में बनाते हैं तो कितनी नंबर ऑफ टेबल्स बनेगी, 5। उसके बाद अगर इसे हम थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में बनाएंगे तो कितना बनेगा, बीसीएनएफ में बनाएंगे तो कितना बनेगा, वो फिर बाद की बात है। तो इसको देख लो, मैंने पूरा लिख दिया है, एक बड़ा क्वेश्चन। अब कोई भी क्वेश्चन छोटे छोटे आएंगे, आसानी से आप सेकंड एनएफ पहचान पाओगे। देख लो, अगर किसी पे भी दिक्कत हो तो बता दो। सबके रीजन आपके सामने है, किसी के भी रीजन में अगर तकलीफ आ रही है कि यहाँ पे यही क्यों आया, तो पहली चीज तो ये तो समझ में आया ना यही क्यों आया। तो जिस जिसके नीचे, अब समझ में आया सबके नीचे नॉर्मलाइजेशन फॉर्म क्यों लिखी है, कि जिस जिसके नीचे भी 1 NF है उस पर एक टेबल अलग बनेगी, पर उस टेबल के साथ में और कौन से एट्रीब्यूट आएंगे उसके लिए क्लोजर निकालना पड़ेगा। तब इसको देखो, और अब सेकंड एनएफ की डेफिनेशन को रिकॉल करो, क्या था कि कोई भी एफडी अगर सेकंड एनएफ में है तो कितनी कंडीशन फॉलो होंगी, 2। पहला वो फर्स्ट एनएफ में होना चाहिए और दूसरा पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। इसको हमने और इजी करके क्या बोला कि या जो भी डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, या तो कैंडिडेट की होगा या पार्ट ऑफ द की होगा या नॉन की होगा। तो अब ये मैंने जितनी भी तोड़ी है इन एफडी को देखो, जितनों को भी मैंने तोड़ा है ना उन एफडी को देखो। अब ये सिर्फ बीसीएनएफ, ये सिर्फ सेकंड एनएफ में है, अब ये थर्ड एनएफ में नहीं है। अब इसको थर्ड एनएफ में बनाएंगे तो इसी टेबल को मैं आगे कंटिन्यू कर दूंगा। अब यहां फिर से देखो, अब किसी भी एफडी में एच से जे वाला, अच्छा देखो, वन बाय वन एक बार आप लिख लो। देखो सबसे पहले मैं एक बार बस बोल रहा हूं, ये फर्स्ट एनएफ में है, लेफ्ट में कौन है, ए बी। इसका मतलब जिस भी टेबल में ए बी जाएगा उसका कैंडिडेट की खुद ए बी होगा। तो आप क्या करो, ए बी का क्लोजर निकाल लो। निकाल लिया, जैसे ही आपने ए बी का क्लोजर निकाला इसके साथ साथ ए बी सी और आई भी है, आया, क्योंकि ये ए बी से सी तो लास्ट में आपका ए से आई निकल रहा है, निकल रहा है। लेकिन क्या मैं यहाँ ए से आई इंक्लूड कर सकता हूं, हाँ, क्योंकि ए बी अगर कैंडिडेट की है तो दिस इज द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, तो फिर ये सेकंड एनएफ में तो बनेगा ही नहीं। इसका मतलब ये कहानी यहां नहीं आने वाली, कहीं और लिखी जानी है। इसीलिए हमने लिखते वक्त ही क्या कर दिया कि एक एक क्लोजर में आई आ रहा है, पर यार रखने से हमें नुकसान हो रहा था तो हमने इसे हटा दिया और आगे रख दिया। तो एक टेबल में कौन कौन से एट्रीब्यूट बने, ए बी सी, जिसका कैंडिडेट की ए बी बना और ये इसकी एफ डी आ गई। ठीक है, फिर हम अगली पे आए, कौन दिखा, बीडी। तो फिर हमने बीडी का क्लोजर लिया, बीडी का क्लोजर लेके बी डी ई एफ यही आए और कुछ आया ही नहीं, तो बीडी के मजे हैं, ए की एफ डी आई और बी डी ई एफ इसके अंदर इंक्लूड हो गया। फिर तीसरा कौन है, एडी। तो जब हमने एडी लिया तो एडी प्लस किया तो ए डी जी एच और आई भी है, बट आई आया ए की वजह से। तो अगेन मैं यहां से ए टी आई लिखूंगा तो फिर पंगा हो जाएगा, क्योंकि एडी मेरा कैंडिडेट की है और ए पार्ट ऑफ द की है, तो यहां से भी मैंने आई को हटा दिया और एडी प्लस में ए डी जी एच जे बने। अब इनकी वजह से जो जो एफ डी है नीचे लिख दी। अब ये जो दिख रहे हैं इनसे कौन कौन सी एफ डी बनेगी, तो एक तो एडी से जी एच बन गया और एक यहाँ पे ऐसे जे बन गया, क्योंकि एच और जे ये भी तो है। एफडी प्रिजर्वेशन में यही तो बताया था कि उन्हीं को लिखो जो जरूरी है, हम बाकियों को क्यों चेक करें।
और लास्ट वाला A2I, क्योंकि वो कहीं बैलेंस नहीं हो रहा तो लास्ट में आ गया। और ये किस वजह से आया? आपके सुपर यानी कैंडिडेट की वजह से, ओरिजिनल टेबल के। क्या कह रहे हो? आवाज पहुंच ही नहीं रही मेरे तक यार। कौन सी वाली एफडी में? इनमें, इसमें, इसमें एफडी की बात कर रहे हो क्या? तो 1 2 3 4 5, इन 5 की वजह से 5 आई है ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। एफडी को डायरेक्ट देख के नंबर ऑफ टेबल बताना बेवकूफी है। वो कोइंसिडेंटली आपको मिल रही होंगी। आप मेहनत करो ईमानदारी से। एक बात बताओ, एग्जाम में यही क्वेश्चन आ रहा है, आपको सब आता है, और आप बेवकूफी कर रहे हो, गिन के टिक मारो और गलत हो गया तो मेहनत में पानी फिर गया ना। तो क्या फर्क पड़ता है, वहां 1 मिनट और लगा सही। अब आपको चेक करना आ गया तो हो जाएगा। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा, वो उस टेबल के अंदर आएंगे। हाँ, ताकि फिर ये टेबल पूरी बने, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कॉमन जाना है ना फिर। हाँ बिल्कुल यही है। और कुछ डाउट? तो अभी समझ आ गया सेकंड एनएफ क्या होता है? अरे और कुछ आए ना, डेफिनेशन तो समझ आ गई अब। हाँ, मुद्दे की बात है, डेफिनेशन को रटना नहीं था, समझना था, इसीलिए इतना बड़ा एग्जांपल लिया था। जिस चीज देखो, कुछ भी आए, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आए, आप तो तैयार रहो ना यार। मतलब आप इजी इजी पढ़ के समझना चाह रहे हो और पेपर टफ आ गया तो, और आपने टफ लेवल तक पढ़ा है तो इजी तो कर ही लोगे। चलो आगे, अब थर्ड एनएफ पे। अच्छा लिखा नहीं क्या? सॉरी। तो ये अब आपको हर चीज मैंने आपके सामने तोड़ के दिखा दी। अगर किसी भी तरह का कोई भी अभी भी डाउट है तो लेट मी क्लियर फर्स्ट, नहीं तो चलने दो। बस आपको यही एक ही एग्जाम्पल खुद ट्राई करना है। इस एफडी को, इस एग्जाम्पल को लिखो और खुद बना बना के देखो। जब आप खुद बनाओगे तो आपको रीजन समझ आएगा कि किस टेबल में कौन से एट्रीब्यूट आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। और समझ में आने के बाद तो हो गया क्वेश्चन। एग्जाम में हद मार के 4 5 एट्रीब्यूट आते हैं, 3 4 एफडी आती है, तो आप वाला क्वेश्चन तो अब आपसे 40 50 सेकंड में हो जाएगा। तो इस टेबल को अगर आप इसके साथ मर्ज कर देते हो तो टेबल तो यहां से 4 ही बनेंगी, लेकिन वो सेकंड एनएफ में नहीं होगी। अरे सोचो, अगर मैं इसको यहां की बजाय यहीं कर देता, तो यही तो हम नहीं कर रहे थे। ए से आई, यहां हमने इसको मर्ज कर दिया, तो इसका कैंडिडेट की क्या? ए बी। तो ए बी कैंडिडेट की में ए इज द पार्ट ऑफ द की। तो इसका मतलब तो ये फिर अगेन फर्स्ट टर्न पे रहेगी। बोले इतनी मेहनत करके भी सत्यानाश करवा लिया पूरे क्वेश्चन का। इसलिए हमें प्रॉपर सेकंड एनएफ मेंटेन करना है, तो इसको हम इसके साथ मर्ज नहीं कर सकते, इसको हम इसके साथ मर्ज नहीं कर सकते। जहां पे भी ए के साथ कुछ और आ रहा है, वहां अकेला ए तो कभी नहीं आ सकता। यहाँ ए के साथ बी है तो ए अकेला कैसे आएगा? यहाँ ए के साथ डी है तो अकेला ए कैसे आएगा? तो इससे अच्छा क्या है, ए को अलग ही भेज दो फिर। अगर ए अकेला दिक्कत कर रहा है तो उसको हम अलग से टेबल में डाल देंगे, क्योंकि ना ये यहाँ आ सकता है ना ये यहाँ आ सकता है। ठीक है। देखो ए बी डी, एक बार ए बी डी का क्लोजर निकालो, वेट ए मिनट। ए बी डी का क्लोजर निकालोगे तो ए बी डी आएगा।
नहीं आ तो जाएगा, लेकिन ये अकेला ये फिर दिक्कत करेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको इसके साथ ले लूंगा तो फिर ये एआई दिक्कत करेगा, तो मजबूरी है। हाँ नहीं होता तो एक अलग बात, ए नहीं होता फिर हो जाता काम अपना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ए नहीं होता ना, तो जहां जहां पे भी ए आ रहा है वो डिस्टर्ब नहीं करता। फिलहाल ना मैं इनको मर्ज कर सकता हूं, ना किसी और को कर सकता हूं, करती दिक्कत आ रही है। हाँ तो हो जाएगा, वो उसी के साथ मर्ज हो जाएगा फिर। हाँ वो तो मर्ज करके, जो जैसे अभी मजबूरी थी, अगर हो सकता है जीआई होता है इसके साथ मर्ज हो रहा तो चार ही बनता फिर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्या कह रहे हो? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, सिंगलटन बीसीएनएफ तक जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। और भी कुछ कहानी है, वो लास्ट में समझाऊंगा। एक बार आपको जो समझ में आ रहा है समझो, अपन मिक्स नहीं कर रहे। लास्ट का मैं पूरा एक घंटे का क्लास लूंगा अप्रोक्स, मतलब आज तो नहीं हो पाएगा लेकिन मे बी नेक्स्ट क्लास में। उस एक घंटे की क्लास में इस नॉर्मलाइजेशन की जितनी भी थ्योरी एग्जाम में आज तक पूछी गई है सबको समझाऊंगा, क्योंकि उसमें टेक्निकल टर्म्स यूज होती हैं। वो टेक्निकल टर्म अभी आप कुछ जानते हो कुछ नहीं जानते हो तो वो मैं सब बढ़ाऊंगा, पर उससे पहले देख तो ले यार सारा होता है क्या है। जब अब आपको थ्योरी समझ में आ जाएगी तो मुझे समझाने में दिक्कत नहीं आती फिर। देखो थर्ड एनफ, लिखो, डेफिनेशन लिख लो। देखो कोई भी रिलेशन थर्ड एनएफ में होगा, अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ नॉर्मलाइजेशन पे फोकस करो, पॉइंट्स बाद में पढ़ाऊंगा, कंफ्यूज मत हो। थ्योरी वाली चीजें इसीलिए मैं एक साथ पढ़वाता हूँ कि एक बार सीख लो, नहीं तो तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी बीच बीच में। तो लास्ट में मैं एक हेडिंग लिखवा दूंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और वहाँ जितने भी पॉइंट्स पूरी नॉर्मलाइजेशन के बनेंगे 10 12 15 20 25 जितने भी बन सकते हैं सब लिखवा दूंगा। बस आप तो अच्छे से समझ के याद कर लेना, कभी भी कोई स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा सीधा टिक लगाना पड़ेगा फिर आपको। लिखो, कोई भी रिलेशन थर्ड एनएफ में होगा, कोई भी रिलेशन थर्ड एनएफ में होगा अगर वह, पहला लिखो, थर्ड एनएफ में होगा, पहला लिखो, वह सेकंड एनएफ में हो, वह सेकंड एनएफ में हो, वह सेकंड एनएफ में हो, और दूसरा उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो कई बार क्वेश्चन ये आता है कि सेकंड एनएफ को कौन डिसाइड करता है, तो आप कहोगे पार्शियल डिपेंडेंसी। थर्ड एनएफ को कौन डिसाइड करता है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। हर एक नॉर्मलाइजेशन के पीछे एक डिपेंडेंसी है, तो लास्ट में मैं जब पॉइंट्स लिखूंगा तो वहां सारे लिखूंगा, अभी तो लिख लो। ठीक है, तो कोई भी रिलेशन थर्ड एनएफ में होगा, पहला अगर वह सेकंड एनएफ में हो, और दूसरा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना हो। तो अब मुद्दे की बात ये, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होता है इसको समझते हैं, और ये सिर्फ एक लाइन का डेफिनेशन है, सिर्फ एक लाइन का, और फिर जो सेकंड एनएफ में किया उसी को आगे कंटिन्यू कर देंगे। लिख लिया, चलो देखो, तो अलग से लिख लो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का सिंपल सा मतलब क्या है, इफ नॉन की एट्रीब्यूट डिटरमाइन अदर नॉन की एट्रीब्यूट। लिख लो, अब इसको समझाऊंगा वही पूरा डिटेल से, पहले लिखो। लिखो, अगर अगर कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट, अगर कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट
किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट को अगर कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट को किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है, तो उसे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं। देखो अब समझो, एग्जाम्पल दे रहा हूं पूरा। मान लो एक आपके पास एक रिलेशन है, उसमें ये 5 एट्रीब्यूट है, ठीक है। और की मैं एक बार मान रहा हूं, की सिर्फ मैं मान रहा हूं कि मान लो इसकी जो की है वो 2 की है, एक ए है और एक बी सी है। कितनी भी आ सकती है कैंडिडेट की, तो अभी तक आपकी किस्मत अच्छी थी, एक ही निकल रही है। एक दो तीन तीन कैंडिडेट की भी आती है, ठीक है। तो मान लो इसकी 2 कैंडिडेट की, ठीक है। अब मैं आपको यहां से कुछ एफडीज दे रहा हूं, आप तो बस देखते ही बताना है आपको कि वो एफडी जो है वो कौन सी वाली नॉर्मलाइजेशन फॉर्म तक जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब की ये तो क्या कैंडिडेट की आ गया सी के, तो की एट्रीब्यूट्स क्या क्या आ गए, ए बी सी, और नॉन के एट्रीब्यूट क्या आ गए, डी और ई। अब सुनना, अब मैं वन बाय वन एक एक एफडी लिख रहा हूं। मान लो मैंने एक एफडी लिख दिया ए से और मान लीजिए सी। अभी तक जो पढ़ा है उसके हिसाब से ए इज द कैंडिडेट की, और ए इज द कैंडिडेट की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और दूसरी चीज दोनों ही, अब अगर ये कैंडिडेट की बन गया, हाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर ये थर्ड एनएफ तक तो गया। बीसीए ने बाद में बताऊंगा है या नहीं है। इवन चाहो तो आप इसे कह सकते हो, बट अभी एक बार के लिए मैं इसे कह देता हूँ थर्ड एनएफ है। इसका मतलब अगर लेफ्ट के अंदर कैंडिडेट की है, अगर लेफ्ट के अंदर कैंडिडेट की है तो वो थर्ड एनएफ भी है। अब जब हमने देखा, इधर देखो मुद्दे की बात ये थी, जब हमने किसी भी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म को सेकंड एनएफ के लिए तैयार किया था, तो याद है क्या क्या लिखा था, याद है? 2 पॉसिबिलिटी थी, वो ट्री मैंने इसी दिन के लिए बनाया था ताकि बाद में जाके मैं और काट सकूं, कि कोई भी सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म अगर सेकंड एनएफ में है तो लेफ्ट में या तो कैंडिडेट की है या नॉन की है। तो अगर कैंडिडेट की है तो इसको लेके थर्ड एनएफ को भी दिक्कत नहीं है, बट थर्ड एनएफ इस वाली ब्रांच को खत्म कर देगा, नॉन की वाली ब्रांच को। लेकिन कब? जब नॉन की हो। अब सुनना, अभी मैं पूरी लिखता लिखता जा रहा हूं। अब मैं मान लो यहां पे आया और एक मैंने यहां लिख दिया डी, और डी के साथ में मैंने मान लिख दिया बी। ओके, अब देखो, अब आपको पूरा समझाता हूं मैं। अब मैं यहां आया और मैंने डी को बी से डिटरमाइन कर लिया, तो डी नॉन की है। अगर डी नॉन की है तो अब राइट में जाओ पहली बार। अभी तक हम राइट में नहीं गए, अभी तक हम सिर्फ लेफ्ट में थे। तो लेफ्ट में अगर कैंडिडेट की है तो वो सेकंड भी है, वो थर्ड भी है, वो बीसीएनएफ भी है। सब पे टिक लगाते जाना अगर वो कैंडिडेट की है तो। अगर वो कैंडिडेट की नहीं है तो क्या होगा, या तो पार्ट ऑफ द की होगा या नॉन की होगा। अगर पार्ट ऑफ द की है तो वो कहानी खत्म हो चुकी है, क्योंकि थर्ड पे आ रहे हैं तो सेकंड एनएफ हट चुका होगा। अगर आप थर्ड एनएफ पे आए हो तो सेकंड एनएफ तो हट गया ना, तो सेकंड एनएफ हट गया मतलब पार्ट ऑफ द की का खेल खत्म हो चुका है। तो अब 2 ही पॉसिबिलिटी बचेंगी लेफ्ट में, या तो कैंडिडेट की बचेगा या नॉन की बचेगा, ठीक है। अब अगर लेफ्ट में कैंडिडेट की है तो भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब हम आते हैं नॉन की के ऊपर। तो लेफ्ट में नॉन की है तो दिक्कत नहीं है, अब राइट में जाओ। जैसे आपके पास में लेफ्ट में नॉन की दिखा, अब राइट में जाओ और ये देखो क्या राइट में भी नॉन की है। दिस इज द प्राइम एट्रीब्यूट। बट नॉन की को डिटरमाइन कर रही है क्या? नहीं कर रही, तो ये थर्ड एनएफ है। एक बार बस समझते जाना, ठीक है। एक और मैं लिख देता हूं, और मैंने लिख दिया यहां पे ई डिटरमाइन डी। अब बताओ, तो ई नॉन की है और जिसको डिटरमाइन कर रहा है वो भी तो नॉन की है। तो इस बार क्या कहोगे कि नॉन की को डिटरमाइन कर रही है। अब ये थर्ड एनएफ में नहीं है, तो ये सेकंड एनएफ में।
ये सेकंड एनएफ में। तो अब हमने एक कंक्लूजन बना के फिर एक शॉर्टकट लिखवाने वाला हूँ, फाइनल शॉर्टकट। बस आपको वो शॉर्टकट याद रखना है, पहले एग्जांपल लिख लो। वो ट्री अभी नहीं, अभी मत बनाना, ये ट्री मैं बनाऊंगा सही वाला। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बना है, इसको पूरा बनाऊंगा, अभी छोड़ो। नहीं वो आधा था। हाँ मैं एजम्पशन कर रहा हूँ, और भी हो सकती है, और भी कोई एफडी हो सकती है। मैं तो रैंडम कुछ एफडीज बना बना के आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि हमें तो हर एक एफडी को चेक करना है ना। बी डिटरमाइन डी होता, हाँ तो वो पार्ट ऑफ द की आ गया ना फिर तो। वो तो फर्स्ट एनएफ में। अब मैं सेकंड एनएफ को बार बार बकवास नहीं करूंगा, वो समझ आ गया है। मेरा सारा फोकस थर्ड एनएफ पे। अब आपको इतना बताना है थर्ड एनएफ में है या नहीं है। अगर थर्ड एनएफ में नहीं है तो सेकंड एनएफ तो हो गया ना। वो सब होगा, भी लिखवाऊंगा, सब लिखवाऊंगा। सेकंड पॉइंट डी डिटरमाइन बी, तो डी क्या है, नॉन की। बी क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट। बी इज अ पार्ट ऑफ की, ए बी सी। तो राइट में इस बार क्या मिल गया, प्राइम एट्रीब्यूट मिल गया। थर्ड एनएफ की एक बहुत आसान सी डेफिनेशन है, वो अब लिखवाऊंगा, मैं अभी तक लिखवा ही नहीं है मैंने। एक बार उसको समझ लो, फिर ये सब आपको समझ आ जाएगा। आप पे से किसी को डाउट और पूछना है? कि कहाँ गिवन होती की तो हम निकालते हैं। ये तो मैंने सपोज किया, मैं पूरी एफडी लिख ही नहीं रहा। अरे और भी कितनी सारी एफडी थी, मैं तो एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैंने मान लिया है कि है। अब कुछ एफडी रैंडम लिख रहा हूँ, कुछ ऐसी रैंडम लिख रहा हूँ। अब रैंडम एफडी साहब ट्राई तो करो, पहले थोड़ा गैस करो। अब करें ब्रह्मास्त्र लॉन्च, इसको लिखो। अब मैं आपको एक फाइनल ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ, वन लाइनर डेफिनेशन है, अच्छे से समझा दूंगा, बस उसे याद रखना है। उसके अलावा कोई कुछ भी बोले विश्वास ही मत करना। अगर थर्ड एनएफ है तो वही एकमात्र कारण है जो मैं लिखने वाला हूँ, उसके अलावा कोई कारण नहीं है थर्ड एनएफ होने का। ठीक है, पर क्या हमें हर टाइप की थ्योरी समझनी है, इसलिए थोड़ी सी डिटेल्ड पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी किताबों वाली भाषाएं में पढ़ लेते हैं, और टेक्निकल इसलिए कि न्यूमेरिकल हो पाए। ठीक है, चलूं? चलो, अब फाइनल एक डेफिनेशन आपके लिए तो लिख लो। यार लिख लूं मैं एक बार, क्या खा जाएगा? लिखो, लिखो एक बार, लिखो डेफिनेशन लिखो। मैं नहीं खाता। लिखो। तो क्या होता बचपन से, एक बार बहुत छोटा था, मुझे आज भी याद है। तो गांव में तो ये सब आम बात है, गुटखा बीड़ी सिगरेट पीना कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो खैर घर वालों ने एक अच्छी शिक्षा दी है, बोला था कि बेटा कभी बुरी संगत में मत पड़ना, और ध्यान भी रखा। एक बार छोटे थे, आई थिंक फोर्थ फिफ्थ क्लास की बात है, ऐसी थोड़ा सा ऐसी साथ वाला एक खनी खाता था, है ना? मतलब छठी सातवीं में लोग खाते हैं खनी में, गाँव में ऐसे ही होता है। वो खनी खाता था, वो एक दिन मेरे पास आया, बोला तू खाए। मैं ये क्या होता है मेरे को पता नहीं, अब लोग खा के देख बड़ा मजा आएगा। उसने दी थोड़ी सी, मेरे होठों के नीचे दाबी, जैसी दबाया अपन बेहोश। और आई थिंक 2-3 मिनट बाद होश आएगा, पानी वानी उसने डाल डुल के उठाया, मैंने उसको पकड़ा, पहले तो उसको धोया बढ़िया वाला। यार आइंदा अगर तूने बोल दिया। उसके बाद मैंने कभी मेरी जिंदगी में, खैर खाता तो मैं पहले भी नहीं था, उसके बाद मेरे को समझ में आ गया सच में काम की चीज नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हो? उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब एजुकेशन में क्या करते हो, ये कहने की बातें हैं कि इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट बीड़ी सिगरेट नहीं पिएगा तो इंजीनियर नहीं कहलाएगा, ये कौन सी बात होती है भाई? ऐसा कुछ नहीं होता। वो मेजोरिटी होती होगी, बट अपन उस मेजोरिटी में नहीं है ना। चलो लिखो, लिखो लिखो। अरे लिखो, कोई भी रिलेशन थर्ड एनएफ में होगा
कोई भी रिलेशन थर्ड एनएफ में होगा, कोई भी रिलेशन थर्ड एनएफ में होगा, आगे लिखो, या तो थर्ड एनएफ में होगा, यदि लिख लो, यदि, है ना, थर्ड एनएफ में होगा यदि एक्स कैंडिडेट की हो, एक्स कैंडिडेट की हो, एक्स कैंडिडेट की हो, क्योंकि एफडी तो यही है ना, तो लिखो एक्स कैंडिडेट की हो, या फिर वाई प्राइम एट्रीब्यूट हो, एक्स कैंडिडेट की हो या फिर वाई प्राइम एट्रीब्यूट हो। अब इसको समझाऊंगा मैं, बस यही डेफिनेशन आपको याद रखनी, एक्स कैंडिडेट की हो या फिर वाई प्राइम एट्रीब्यूट हो। अब ये पूरा ट्री इधर देखो, अब मैं सब एक साथ पढ़ा रहा हूं, सुनते जाना, ताकि आपको सेकंड और थर्ड दोनों एक साथ समझ में आए। सबसे पहला चीज, एक्स इज द पार्ट ऑफ द की, ये हट चुका है क्योंकि सेकंड एनएफ ने इसको हटा दिया है। तो अब अगर आप थर्ड एनएफ पे आ रहे हो तो एक्स इज पार्ट ऑफ द की पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप थर्ड एनएफ की तरफ मूव ऑन कर रहे हो तो आपका रिलेशन सेकंड एनएफ में तो है ना, तो सेकंड एनएफ में है, तो क्या एक्स कभी भी पार्ट ऑफ द की हो सकता है? कभी हो ही नहीं सकता। तो ये तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसी को तो हटाया, तभी तो सेकंड एनएफ बोला है हमने। तो सेकंड एनएफ में है तो ये वाला केस खत्म है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। और आगे अब हमने देखा जब एक्स पार्ट ऑफ द की नहीं है तो एक्स फिर क्या क्या हो सकता है। एक्स अगर पार्ट ऑफ द की नहीं है तो एक्स की दो पॉसिबिलिटी बनेगी, है ना। बिल्कुल, मैं एक बार लिख देता हूं, मैं सारी पॉसिबिलिटी लिख रहा हूं ताकि मैं आगे जाके ये भी बता पाऊं कि बीसीएनएफ कौन सा बनने वाला है। ये सब मैं एक ही ट्री में बनाऊंगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, एक्स जो बना वो सीके बना, एक्स कैंडिडेट की बनेगा या फिर एक्स आपका नॉन की बनेगा, यहां तक क्लियर। तो एक्स के पीछे सुनना, एक्स के पीछे तीन केस बनते हैं, या तो एक्स पार्ट ऑफ द की बनेगा, या एक्स कैंडिडेट की बनेगा, या एक्स नॉन की बनेगा। तो एक्स पार्ट ऑफ द की तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वही सेकंड एनएफ ने पहले की है। उसने बोला भाई ये बर्दाश्त नहीं होगा, तो उसने पार्ट ऑफ द की थप्पड़ मार के हटा दिया, और अब बोला हम सेकंड एनएफ में। तो सेकंड एनएफ में होने का मतलब ये दो केस है अभी हमारे पास में, कि या तो एक्स कैंडिडेट की होगा या एक्स नॉन की होगा। तो एक्स अगर कैंडिडेट की है तो टेंशन ही नहीं है, ये 3NF तक के BCNF तक जाएगा। तो अभी कह दो एक्स अगर कैंडिडेट की है तो वो क्या है, वो थर्ड एनएफ पे। तो ये वाला केस देखो, अब ये केस हट गया, हट गया। अब मैं यहां आया तो मैं कह रहा हूं ये तो लास्ट तक जाने वाला है। अब जैसे अब आपका एक्स नॉन की है, अब सुनना, एक्स जब नॉन की है अब इसके फिर से दो केस बनाएंगे, और वो बनेंगे वाई के। अब हम आएंगे एक्स के दो केस वाई के लिए, कि अब आप यहां आओ, और अब एक्स की बातें मत करो, एक्स की जितनी बातें होनी थी सब हो गई, अब बताओ वाई क्या है। तो वाई या तो आपके पास में प्राइम एट्रीब्यूट है, यानी की है, मैं लिख दूं, या तो वाई इज द की एट्रीब्यूट, या वाई इज नॉन की एट्रीब्यूट, ऐसे ही होगा। यानी धीरे धीरे चीजें समझ आ रही है। इस एक्स के तीन केस 3NF तक आते आते एक की कुर्बानी हो चुकी है, दो बचे, दो बचे, ये तो 100% अभी भी सही है। तो जो सेकंड एनएफ ने ये बचाया था ये हमने बचा लिया। अब हम कह रहे हैं एक्स नॉन की है तो क्या होगा, तो एक्स अगर नॉन की है
तो अकेले एक्स से कुछ नहीं होने वाला, अब हम वाई के पास जाएंगे। तो अब हम पहली बार अब वाई की दुनिया में एंट्री कर रहे हैं अब। और वाई की दुनिया में एंट्री करके क्या कर रहे हैं, अगर एक्स कैंडिडेट की है तो वाई को देखना ही नहीं है। अरे एक्स अगर कैंडिडेट की है तो वाई को चेक ही नहीं करना क्या है क्या नहीं है, छोड़ो। दिक्कत है एक्स कैंडिडेट की नहीं है तो फिर क्या है, नॉन की है। तो एक्स अगर नॉन की है तो अब ये किस में है, तो अब हम बोलेंगे अब हमें वाई के पास जाना पड़ेगा। तो वाई या तो की एट्रीब्यूट है या नॉन की एट्रीब्यूट है। तो वाई अगर आपका की एट्रीब्यूट है तो ये थर्ड एनएफ में हो गया। सुनना मैंने क्या लिखवाया, कि कोई भी रिलेशन थर्ड एनएफ में होगा, अब देखना, कोई भी रिलेशन थर्ड एनएफ में होगा या तो एक्स जो है वो कैंडिडेट की हो, हाँ तो हो गया ना एक्स कैंडिडेट की, या तो एक्स कैंडिडेट की हो या फिर वो प्राइम एट्रीब्यूट होता हो, तो गया ना प्राइम एट्रीब्यूट, हो गया। ये नहीं है, नॉट इन थर्ड एनएफ। यही तो एकमात्र केस है, हर जगह एक केस तो आएगा ना। अरे जब हमने सेकंड एनएफ के लिए बोला तो सेकंड एनएफ में भी तो एक ही केस था कि एक्स पार्ट ऑफ द की नहीं होना चाहिए, बाकी तो सब सही थे, बाकी सारे सही थे। अब हम यहां आ रहे तो अब हम आपसे पूछ रहे कि अब बताओ अब कौन सा केस बचा है, तो एक ही केस बचा है, जब नॉन की को डिटरमाइन करें। तो एक्स भी नॉन की, वाई भी नॉन की, अब क्या कहोगे। तो अब दैट्स कॉल्ड द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। यही तो है वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो नहीं चाहिए। तो एक्स और वाई अगर दोनों नॉन की होंगे तो वो हमें नहीं चाहिए, मतलब फिर से डिकम्पोजिशन होगा और टेबल फिर से टूटेंगे। तो ये एकमात्र ऐसा केस है, ठीक है। और ये आ गया। अब सुनना, अब यहां से हम निकल के आए तो अब और कितने केस बचे, दो केस। अब जैसे ये केस भी हट जाएगा वो बीसीएनएफ कहलाएगा। तो इसीलिए तो मैंने पूरा ट्री बनाया आपको, कि एक बार पूरा ट्री बना लो, इस एक ट्री के अंदर आपको सब समझ में आता रहेगा। ठीक है, तो बना लो, अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। हाँ अगर 3 एनएफ नहीं है तो ऑब्वियस है 2 एनएफ है। हाँ जैसे यहाँ तो ये नॉट पॉसिबल है, और यहाँ पे आप चाहो तो नॉट इन थर्ड एनएफ या सेकंड एनएफ में होगा ना। तो हमने यही तो कहा है कि अगर हमें सच में सेकंड एनएफ को थर्ड एनएफ में बनाना है तो सेकंड एनएफ में क्या मिला होगा आपको, जिसकी वजह से हमें दिक्कत आई होगी, नॉन की, बाकी तो सब सही है। अब बाकी तो सारा सही है ना, बाकी हम क्यों चेक करें। तो हम तो सीधा सा बोल रहे हैं कि एक्स और वाई दोनों अगर नॉन की है तो वो थर्ड एनएफ नहीं हो सकता। बाकी तो हर हाल में वो थर्ड एनएफ है, कुछ भी बोल लो, देख लो ना। क्योंकि सेकंड एनएफ है तो पहले वाला कट गया, बाकी दोनों वैसे ही इसके साथ है, एक हमने हटा दिया। क्या करो, हाँ हाँ सब होगा यहाँ पे भी वही सर, डिकम्पोजिशन तो हर जगह होता है, यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो थर्ड एनएफ की अब आपको जनरली दो डेफिनेशन याद रख लेनी है। पहली डेफिनेशन क्या है, कि कोई भी गिवन रिलेशन सेकंड एनएफ में होना चाहिए और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ये रही पहली बच्चों वाली डेफिनेशन। अब हमें थोड़ा अंदर तक जाके ढूंढना है, तो हम क्या बोलेंगे, कि या तो एक्स कैंडिडेट की होगा या वाई प्राइम एट्रीब्यूट होगा। तो या तो लेफ्ट में कैंडिडेट की दिख जाए या राइट में प्राइम एट्रीब्यूट दिख जाए, बस हमारा काम हो गया। कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट तो सारी कैंडिडेट की को मिला के ही बनते हैं, बिल्कुल।
हाँ वाई है, वो आपके पास में अगर की एट्रीब्यूट है। हाँ, की नहीं है, की एट्रीब्यूट है वो पूरा लिखो ना आप। की तो लिखा है मैंने, वो आपको भी समझ में आता है, या एट्रीब्यूट ही होता है। वो जगह नहीं थी इसलिए मैंने बोल तो दिया था, लिखा नहीं था। आप पूरा लिख लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सी के लिख देता हूँ। की होता तो की का नाम लिखते, अपन सी के लिखते। लिख लिया। एक छोटा सा एग्जांपल करवाता हूँ, चलो। चलो ऐसा ले लो, चलो। ठीक है, कोई एक रैंडम एक एग्जांपल मैंने बनाया, इसको पूरा करते हैं। मतलब टिल थर्ड एनएफ तक लेके जाते हैं। मतलब अगेन मैं इसे पूरा क्रॉस चेक करूंगा, फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ, और पूरा जाएंगे। इसमें एफ है, इसमें नहीं है। ठीक है, चलो। अच्छा क्वेश्चन है तो पूरा अच्छे से एक बार देखना। इस क्वेश्चन को लिख लो, लिखना बंद कर दो। एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा सफिशियंट है थर्ड एनएफ में, क्योंकि सेकंड एनएफ में टाइम लगता है, थर्ड एनएफ में टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है, क्या कह रहे हो? हाँ बिल्कुल धीरे धीरे, जितना स्पीड आप कहोगे, बताओ कितना करूं? लो, इतना धीरे धीरे चलेगा? ठीक है, देखो। अच्छा, चलो अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की में एफ तो है ही नहीं, एफ तो नहीं है ना। तो जब एफ नहीं है तो एफ के साथ में आप सबसे पहले, एफ प्लस से तो वैसे ही कुछ नहीं होने वाला, तो ए प्लस ए एफ प्लस किया, तो ए और एफ तो आएगा ही, फिर यहाँ बी सी आ गया, बी से डी आ गया, और ये ई आ गया, तो की बन गया। अब ए एफ सब ट्राई करने पड़ेंगे ना, कैंडिडेट की कहानी तो हमें पूरी देखनी है। तो बी एफ हम ट्राई करेंगे, तो बी एफ तो आ ही गया, और उसके अलावा बी से डी आ गया, और डी से ई आ गया, ए नहीं आएगा, है ना। वो जो नहीं है मतलब नहीं है तो नहीं बना। ए बी सी, अब सी एफ ट्राई करो, तो सी एफ में सी और एफ आ गया, और ई आ गया, ये भी नहीं बनेगा। डी एफ ट्राई करो, तो डी एफ ट्राई करोगे तो डी एफ भी नहीं बनेगा, तो डी एफ और ई आके रह गया। ई एफ ट्राई करो, तो ई एफ में कुछ नहीं होगा, ई एफ ही आके रह जाएगा। ठीक है, तो एक सिर्फ ए एफ मिला, क्योंकि अभी कैंडिडेट की रेस थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई है, तो एक बार ट्राई कर रहे हैं, तो ए एफ मिल गया, अब और आगे जाओ। अब वैसे ही ऑरल ट्राई कर लेते हैं। अगर बी सी एफ करेंगे तो और कुछ भी कर लो, ए अगर यहाँ आ चुका है, ए एफ आ गया है, तो ए अगर एफ के अलावा कहीं और आएगा, तो ए को ए के अलावा कोई निकाल ही नहीं पा रहा, तो और कैंडिडेट की वैसे ही नहीं बनने वाली। इन दोनों को मिला लो, इन दोनों को मिला लो, इन दोनों को मिला लो, कितनी कोशिश कर लो, इधर कहीं ए है ही नहीं। ठीक है, तो ए और वैसे भी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, ए और एफ ही तो है ना, तो ए और एफ डिटरमाइन कर पा रहे हैं ना, तो फिर क्यों फालतू मेहनत करवा रहे हो मुझसे? नीड ही नहीं, मैं क्यों निकाल रहा हूँ, माथा खराब हो रहा है मेरा। अरे जब इसेंशियल एट्रीब्यूट खुद डिटरमाइन कर पा रहे हैं, तो एक ही कैंडिडेट की बनेगी, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ चला गया। तो एक कैंडिडेट की हो गया ए एफ। अब आओ इधर, जब ए और एफ कैंडिडेट की हो गया, वन बाय वन चेक करते हैं, यही लिख दूं? तो ए की एट्रीब्यूट क्या क्या आ गए? अरे की एट्रीब्यूट आपके पास में ए और एफ आ गए, और नॉन की बी सी डी और ई। ठीक है, बी सी डी और ई। तो अब सबसे पहले ए और एफ अगर की है, तो ए इज द पार्ट ऑफ द की, तो फर्स्ट सन ऑफ लिखते जाओ, अब तो समझ में आ जाना चाहिए। बी नॉन की है,
तो नॉन की है तो सेकंड एनएफ तो हो गया ना, बाकी बाद में देखेंगे। ठीक है, सी नॉन की है सेकंड एनएफ हो गया, और डी नॉन की है सेकंड एनएफ हो गया। अब समझ में आ गया? मैं पूरा देखो, कोई भी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म एकदम से थोड़ी निकलेगी। अब मैं आपको बोलूं थर्ड एनएफ निकालो, तो चेक तो फिर भी फर्स्ट एनएफ से ही होगा ना। फर्स्ट से सेकंड बनाएंगे, फिर सेकंड से थर्ड बनाएंगे, और फिर कहीं जाके बीसीएनएफ बनता है। ओरिजिनल प्रोसीजर यही होता है जो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब एक है, इसने कांड कर दिया क्योंकि ये सेकंड में नहीं है, तो पहले इसको करेंगे। ये शॉर्टकट ही तो है। शॉर्टकट तो फिर पड़ोसी से पूछ के टिक लगा देना एग्जाम में। सब बढ़िया शॉर्टकट तो ये, आप मत मेहनत करना, या फिर दूसरा शॉर्टकट अपना एबीसीडी अक्कड़ बक्कड़ वाला है, बाकी यही शॉर्टकट है ना। पढ़ लो चुपचाप शांति से। ठीक है, अब चलो इधर। तो अब आपका रिलेशन आपने लिया ए बी सी डी ई और एफ। चलो अब इसको डिकम्पोज करें, तो ये दिक्कत दे रहा है, तो यही तो जाएगा, तो सेकंड एनएफ में सिर्फ ये टूटेगा। तो जैसे आप सेकंड एनएफ के पास गए, सेकंड एनएफ से आपको पता चला कि एक रिलेशन में अकेला ए आएगा, क्योंकि यही दिक्कत कर रहे हैं। और जैसे ए बना तो ए का क्लोजर निकालोगे तो ए के साथ बी सी आएगा। ठीक है, डी होने को तो क्या आएगा, ए के साथ बी सी डी और ई, यही आएगा। अगर आप ए का क्लोजर निकालोगे तो ए बी सी डी ई आएगा। ठीक है, और इसके अलावा अरे एफ तो नहीं आएगा, मैं वैसे तोड़ रहा हूं। तो यहाँ पे ए अगर आप कैंडिडेट की बनाओगे, और मैं एक बार सबको ले लेता हूं, ए बी सी डी ई सबको ले लेता हूं, तो सबको अगर मैं लूंगा तो कौन कौन सी एफडी कवर होगी? ए से बी सी आ जाएगी, बी से डी आ जाएगी, सी से ई भी आ जाएगी, डी से ई भी आ जाएगी। सारी एफडी आ गई, सारी आ गई ना। तो इसका मतलब अब जो बचा है R2, उसमें तो कुछ ज्यादा माथापच्ची नहीं है, सिर्फ एफ ले लो, उसमें तो दिक्कत ही नहीं है ना, क्योंकि सारी की सारी एफडी ए से बी से डी, सी से ई, डी से सब तो मिल गई यहाँ पे आपको। तो इसका मतलब एक जो टेबल बनेगी उसमें कैंडिडेट की डाल दो, और एक के अंदर ए अकेला जिन जिनको निकालना उनको डाल दो। ठीक है, अब देखो, अब यहां से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जब एफ खुद कैंडिडेट की बन गया तो ये तो लास्ट तक जाएगा, तो इसको तो छोड़ो। अब हम यहाँ आए और हमने बोला ए क्या है, कैंडिडेट की है। सुना, ए अगर कैंडिडेट की है तो ये सेकंड एनएफ में हो गया, सेकंड एनएफ में तो सभी हो गया ना। अब ए कैंडिडेट की है तो ये थर्ड एनएफ में भी हो गया। अरे आइदर एक्स इज द कैंडिडेट की और वाई इज द प्राइम एट्रीब्यूट, यही तो रूल था। तो अगर ये मेरा ए अगर कैंडिडेट की है तो 3NF में आ गया, और ए के अलावा और कोई कैंडिडेट की है ही नहीं, तो इसका मतलब बाकी सारे कौन से वाले हैं, नॉन की वाले। बाकी सब कौन से वाले, नॉन की वाले ना। तो ये सेकंड एनएफ है, ये भी सेकंड एनएफ है, और ये भी सेकंड एनएफ है। ठीक है, अब हमें इसको लेके क्या बनाना है, इसको लेके अब थर्ड एनएफ बनाना है। तो थर्ड एनएफ को लेके अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या समझ में आएगा कि एक तो ए ले लो, एक के साथ बीसी आ गया, तो एक टेबल आपने R1 R2, अब ये टूटेगी तो R11 के साथ में कौन आ जाएगा, ए के साथ में बीसी, तो एक कैंडिडेट की बन जाएगा। उसके बाद आपके पास सीधा R12 लोगे तो उसके साथ बी के साथ डी, R13 लोगे तो उसके साथ में सी के साथ ई, और R14 लोगे तो उसमें डी के साथ ई। एक बार फिर से देख लो, देखो ये हटा देता हूं, फिर से देखो, ये सेकंड एनएफ तक का काम हो गया। एएफ तो सुपर की आपकी कैंडिडेट की बन गया ना, और जब कैंडिडेट की कहीं और से कवर नहीं होती तो उसकी एक टेबल बनती है। अब वो टेबल रखो, वो अब अपने आप में ट्राइवल हो चुका है, उसको और तोड़ने की नीड नहीं है। अरे बोला था ना, हर एक टेबल में कम से कम 2 एट्रीब्यूट तो होते हैं, तो जब टेबल में एट्रीब्यूट ही 2 बच गए तो कितना तोड़ोगे उसे। तो ये तो आपका बीसीएनएफ तक चला गया, तो ये बीसीएनएफ में, ये 3NF सेकंड एनएफ सेकंड एनएफ सेकंड एनएफ, तो हाईएस्ट कौन सा हो गया, सेकंड एनएफ ना। तो अब आपकी टेबल सेकंड एनएफ में आ गई, लेकिन थर्ड एनएफ तो अभी भी नहीं आई। तो थर्ड एनएफ ऐसे एकदम से तो नहीं निकलेगा ना, पहले हमने सेकंड एनएफ बनाया। देखो पहले ये फर्स्ट एनएफ था, इस फर्स्ट एनएफ को हमने सेकंड एनएफ में बनाया, तो देखो सब सेकंड एनएफ बन गए। ये भी सेकंड तो है लेकिन ये थर्ड भी है, तो मैंने लिख दिया, और ये तो बीसीएनएफ तक जाएगा। तो अब हमारे पास में क्या समझ में आया कि एक टेबल ये है और एक टेबल ये है, तो ये टेबल तो पास हो गई। अब ये एक टेबल है,
तो जैसे हमने इस टेबल को अलग से किया, वैसे अब इस टेबल के लिए एक अलग से क्वेश्चन बन गया सेपरेट। अब एक अलग क्वेश्चन बन गया ना कि इसी टेबल पे पूरी कहानी लगानी है, तो इसको भूल जाओ और एक नया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया कि अब आपकी कैंडिडेट की ए है, कैंडिडेट की ए है और बाकी सब ये रहा। तो कैंडिडेट की ए है, तो अब हमें धीरे धीरे सबको चेक करना पड़ेगा। तो चलो वन बाय वन, सबसे पहले मैं बोलता हूं ए मेरा कैंडिडेट की है, तो एक में R11 ए अगर कैंडिडेट की है तो ए का क्लोजर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, BC। ए ए का अगर आप क्लोजर निकालोगे, सुन तो लो, ये एफडीज मेरे को परेशान करेंगे। अगर ए के क्लोजर के साथ BC आ गया तो बाकी मैं ले नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि ए अगर कैंडिडेट की है तो ये ए BC, बी के साथ डी, ये तो और डी के साथ ई सब निकाल देगा। निकाल लेगा तो ये सबको ही निकाल देगा, और वो तो निकल ही रहा है, तभी तो ये लिखी है हमने। बट अब ए के साथ कौन आएगा, सिर्फ BC, क्योंकि ए अगर कैंडिडेट की है तो लेफ्ट में कैंडिडेट की होना चाहिए ना। तो ए किसको डिटरमाइन कर रहा है, ए तो सबको कर रहा है, लेकिन फिलहाल ये वाली एफडीए में अलग से एक टेबल में डालनी पड़ेगी। इसीलिए हमने एक टेबल बना दी, और उस टेबल के अंदर हमने क्या बोला कि ए को कैंडिडेट की बना के और अलग कर दो। नहीं, यहां क्यों करे, जब मैं छह की सेकंड एनएफ कर रहा हूं तो मैं क्यों करूंगा। अरे भैया सेकंड एनएफ तक तो बन ही गया, जब सेकंड एनएफ पूरा बना दो। ये लेवल बाय लेवल होता है, पहले फर्स्ट एनएफ से सेकंड लेवल एनएफ बनता है, फिर सेकंड से थर्ड बनता है। तो फर्स्ट से सीधा थोड़ी थोड़ी निकाल लेंगे। तो एक लेवल यहां तक क्रॉस हो गया। अब आपके पास जगह होगा नीचे, तो आप इसके नीचे ट्री बनाना। मेरे पास तो जगह नहीं थी तो मैंने इधर टिका दिया। अब इधर देखो, अब अरे इधर इसका कैंडिडेट की सिर्फ ए ही है ना, तो जब इसका कैंडिडेट की ए है तो अब ये बाकी सारे नॉन की है। लेकिन इसमें एक और खास बात क्या है, अगर बी कैंडिडेट की बनेगा, सुनना, अगर बी कैंडिडेट की बनेगा, अगर मैं बी को कैंडिडेट की बना दूं, तो बी के क्लोजर से क्या क्या आ रहा है, बी से डी भी आ रहा है और डी से ई भी आ रहा है। तो बी डी ई एक में डाल दो, चाहिए तो बी डी ई एक में डाल दो। डाल रहे हैं फिर चेक कर रहे हैं। अब आपने जैसे ही बी डी एक में डाल दिया तो बी से डी और डी से ई आएगा, फिर दिक्कत आ जाएगी। मैं क्यों एक साथ तोड़ रहा हूं, पहले समझो। अगर मैंने बी प्लस किया तो बी से डी आ गया और डी से ई आ गया, तो बी डी ई की टेबल तो एक बन जाएगी, लेकिन ये दोनों एफ डी तो आएंगी ना। और जब जैसी दोनों एफ डी आएगी, बी तो कैंडिडेट की है, डी और ई नॉन की बन जाएंगे, फिर दिक्कत आएगी। इसलिए अच्छा क्या है, सबको अलग अलग ही लिख दो। तो जब भी नॉन की टू नॉन की मिल रहा है, सबको अलग अलग टेबल में डाले जाओ, क्योंकि जब दो ही एट्रीब्यूट है उनमें से एक की बन गया तो दिक्कत ही नहीं होने वाला। इसलिए एक इसकी और एक इसकी, ठीक है। तो इसलिए R12 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ बी के साथ डी आएगा। फिर कोई डाउट हो तो मैं अलग से समझा दूंगा, लिख लो एक बार। सी के साथ ई आएगा और यहाँ पे डी के साथ ई आएगा। अब यहाँ ये कैंडिडेट की बन गया, तो अगर ये कैंडिडेट की बन गया तो यहाँ एफ डी आ जाएगी D2E। यहाँ पे ये कैंडिडेट बन गया तो यहाँ एफ डी आ जाएगी C2E। यहाँ पे ये एफ डी बन गया तो यहाँ कैंडिडेट की आ जाएगी B2D, और यहाँ ए कैंडिडेट की बन गया तो यहाँ से आ जाएगा A2BC। तो देखो, इसकी वजह से ये, इसकी वजह से ये, इसकी वजह से ये और इसकी वजह से ये। जब कैंडिडेट की है ही डी, तो लेफ्ट में सारी कैंडिडेट की नहीं आ गई। या तो लेफ्ट में कैंडिडेट की होनी चाहिए, राइट में प्राइम एट्रीब्यूट आना चाहिए। हमारी किस्मत यहाँ खराब है क्योंकि एक ही की है और उस की में एट्रीब्यूट ही एक ही है। अगर इस ए के साथ में गलती से डी और ई और होता तो फिर हम एक टेबल में डाल सकते थे ना। बट यहाँ तो ये भी नॉन की टू नॉन की, नॉन की टू नॉन की और नॉन की टू नॉन की, इसीलिए हमने इसको तोड़ा। और एट द एंड एक टेबल तो ये रही, और 1 2 3 4 ही हो गई है। ये काउंट नहीं होगी, ये टेबल तो टूट गई। ये एक थी R1 जिसके मैंने 4 हिस्से बना दिए और एक यहाँ है, तो टोटल अब 5 आपके पास में बन चुके हैं। और पांचों में देखो ना, सब में क्या है, कैंडिडेट की आ चुका है, तो यही BCNF है। तो BCNF का एग्जाम्पल मैं नहीं करवाऊंगा, नीड ही नहीं है। 99% BCNF, 3NF BCNF होता है 99%। 1% कैसे, वो तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। वो मैं थोड़ी में समझा दूंगा, तुम टेंशन मत लेना। क्या कह रहे हो। हाँ तो 3NF में चला गया ना, तो टेबल तो टूटेगी ना। अरे अरे, इधर देख लो, अगर इसके साथ में बाकियों को लूंगा तो एक कैंडिडेट की है, बाकी दिक्कत करेंगे। तो अगर ये 3NF में है तो एज इट इज एक टेबल में डाल दो। अगर आपने इधर देखो, ए तो कैंडिडेट की है ही नहीं इसका, तो ए तो सबको डिटरमाइन कर रहे हैं, तो फिर सबको एक ही टेबल में डाल दो। फिर तो वो तो डाल ही रखा था, लेकिन तब तक सेकंड एनएफ ही बन पाया, थर्ड एनएफ बन ही नहीं पाया।
तो अब आपको थर्ड एनएफ बनाना है, सुन लो, अगर आपको थर्ड एनएफ बनाना है तो या तो लेफ्ट में कैंडिडेट की होना चाहिए या राइट में प्राइम एट्रीब्यूट होने चाहिए। फिलहाल राइट वाला केस क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि कैंडिडेट की में सिर्फ ए है। अगर कैंडिडेट की में ए के अलावा बी या सी कुछ और होता तो राइट में जाके चेक तो कर लेते। अब यार चेक क्या खाक करे, कुछ मिला ही नहीं। और ये मैंने बोला ना, मैं बनाता हूँ ऐसे ही बनते हैं, तो रैंडम बनाया था। बस मुझे तो 3NF तक लेके जाना था, तो प्लान मेरा ये था कि थर्ड एनएफ से पहले रुकूंगा नहीं, एग्जाम्पल तो ऐसा बनेगा। वो बन गया और अच्छा और बना। अगर मैं लेता तो इजी बनता है, तो अच्छा बन गया। लिख लो, फिर कोई डाउट हो तो मैं फिर समझा दूंगा। नया लूं तो इसको हटा दूं, डिलीट कर दूं? चलो इसको लिखो, एक और एग्जाम्पल लेता हूं छोटा सा। नहीं, सिर्फ 3 या 4 एट्रीब्यूट का ही लूंगा ना, ना बड़े तो समझ ही नहीं आते तुम्हें। नहीं ले, तो एक और लेता हूं, चलो। और होता नहीं है, थोड़ा डिटेलिंग का फायदा कुछ नहीं होता। डिटेलिंग का सबसे अच्छा फायदा ये है, आप इतना डिटेल गए हो तो आपका एग्जाम का क्वेश्चन 100% हो जाता है और थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। अरे सिंपल सा, एक इंसान ये कहता है कि मैं मैराथन में दौड़ चुका हूँ 50 किलोमीटर, तो उसके लिए 2-5-10 किलोमीटर दौड़ना तो हलवा सा हो जाता है। और एक तुम सुबह सुबह तुमसे चला नहीं जाता 2 किलोमीटर, और तुम्हें कोई बोले 20 किलोमीटर दौड़ रहा है, तो तुम पहले तो तुम्हें चक्कर आके गिर जाओगे। नहीं, या तो तुम ग्लूकोन डी जेल में डालोगे या 5-7 पार्ले जी बिस्किट डालोगे। तो हम थोड़ा उल्टा। मेरा देखो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने का अप्रोच उल्टा होता है। मैं ये चाहता हूं कि कुछ ना कुछ करके 1 या 2 एग्जाम्पल थोड़े अच्छे वाले कर लो, तो उससे होगा क्या, छोटे मोटे 10-20-50 प्रॉब्लम तुम वैसे ही बना दोगे। तो एक मैं छोटा एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ, ठीक? बड़ा तो लिया ना। ना ना, वो तो की वजह से ही हुआ है, वो तो की अपने अलग करी थी। या पॉसिबल तो विद एग्जांपल, नॉर्मली तो क्या होता है, बीसीएनएफ तक कोई दिक्कत नहीं आती है। बीसीएनएफ तक जो आपकी एफडी है वो तो प्रिजर्व रहती है, ठीक है। और नॉर्मली एक चीज और याद रखना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, सेकेंड एनएफ वो थर्ड एनएफ जो होती है वो हमेशा लॉसलेस होती है। अगर आपके पास में कभी भी अगर डीकम्पोजिशन ही लॉसी है, तो कौन सा नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है वो फर्स्ट ही है। याद रखना, अगर अभी तक सिंगल वैल्यूड की बात कर रहा हूँ, मल्टी वैल्यूड की तो कहानी अलग है। बट ये तो याद रखना, हम जो डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, ये तो रूल है हमारा कि आप बीसीएनएफ तक जाओ, इवन 3NF नहीं, सॉरी बीसीएनएफ तक जाओ, डिकम्पोजिशन आपको लॉसलेस मिलेगा। कभी भी ज्वाइन करोगे 100% आपका डेटा आपको दोबारा मिलेगा, नहीं तो हम तोड़ी क्यों रहे। पंगा होता है सिर्फ एफडी प्रिजर्वेशन का, उसकी गारंटी बीसीएनएफ नहीं देता, बाकी सब देते हैं। उसका देखेंगे कुछ एक आध एग्जांपल आपको बना के लेटर ऑन समझाऊंगा, बट इतना तो समझ लो तुम। मैं तुम्हारे लिए एक ना एक दुनिया का सबसे छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ। तो 3NF समझाना है ना, तो देखते हैं कुछ तो समझ आएगा ही। ये तो लिख लो एक बार। इसको मैं एक रिकॉल दे दूं? अरे बोल ही तो रहा हूँ, सुन लो। कैंडिडेट की क्या है इसका? एएफ कैंडिडेट किया है, इसकी वजह से इसने लोचा किया, बाकी सब सही है। इसका मतलब ये जब हम देखेंगे तो हमने एक का क्लोजर निकाला, और ए जो जो डिटरमाइन कर सकता था टेबल में डाल दिया। तो हमें पता चला ए सबको निकाल पा रहा है, एफ को नहीं निकाल पा रहा। ठीक है, तो हमने इन सबको एक टेबल में डाल दिया और ए के साथ एफ एक टेबल ही बना दी अलग से, क्योंकि वैसे भी ओरिजिनल कैंडिडेट की गायब हो गई ना, तो उसको तो वैसे भी एक टेबल में डालना था, आ गई। चलो ठीक है, अब यहां जब हम आए तो इसके साथ साथ ये इतनी सारी एफडी मिली। मिली। तो ए अगर कैंडिडेट की है, ए अगर कैंडिडेट की है, तो हमारा रूल क्या कहता है, थर्ड एनएफ का, या तो लेफ्ट में कैंडिडेट की आए या राइट में प्राइम एट्रीब्यूट आए। अब हमारी किस्मत यहाँ इसलिए खराब है क्योंकि कैंडिडेट की एक ही है, तो तुम तो सिर्फ लेफ्ट को देखो ना, राइट में प्राइम एट्रीब्यूट कभी नहीं आने वाला। तो लेफ्ट में ए कब आया? लेफ्ट में ए तो एक ही बार है।
आया, बाकी में कहीं यहाँ ए आया नहीं आया, इसका मतलब है तीनों के तीनों कौन सी वाली है, नॉन की टू नॉन की, नॉन की टू नॉन की, नॉन की टू नॉन की। तो जब भी नॉन की टू नॉन की बनेगा डिकम्पोजिशन होगा। जब भी, अगर सिर्फ सेकंड एनएफ ही निकालना है तो ठीक है, दो टेबल बन गई, क्वेश्चन खत्म। सिर्फ सेकंड एनएफ निकालना है, यही क्वेश्चन खत्म हो गया, आगे नहीं जाना। तो सेकंड एनएफ बनाओगे तो दो टेबल बनेगी। अब हमें सेकंड नहीं बनाना ना, हमें तो थर्ड बनाना है। तो अब हम इसके पास आए, इसको कोई तकलीफ नहीं है। अब हम यहाँ आए, ये एक एकमात्र ऐसा है जहां लेफ्ट में कैंडिडेट की है, तो इसकी एक टेबल बन गई। बाकी ना ही लेफ्ट में कैंडिडेट की है और ना ही राइट में की एट्रीब्यूट है, तो अब ऑप्शन क्या है, कोई ऑप्शन नहीं है। पकड़ो और सबको अलग अलग कर दो। अगर फिर से सबको एक किया, लाइक बी प्लस निकालो, तो बी से डी और डी से ई, तो बी डी ई आ गया। तो एक टेबल में आप बी डी ई डाल तो दोगे, बट उसमें आपकी एफ डी कौन सी आएगी, बी से डी और डी से ई आएगी, नहीं आएगी। अब एक टेबल में, तुम ऐसे मूर्ख बन के देख रहे हो, अगर आपने एक टेबल में बी डी ई डाल दी, सुनना, तो बी, बी से डी और डी से ई, ये दोनों एफ डी आएगी ना इसमें, तो इसके कैंडिडेट की तो बी बनी ना। तो जब इसके कैंडिडेट की बी बनी, तो ये तो फिर से क्या हो गया, लेफ्ट में की मिल गया, बट यहां फिर से नॉन की से नॉन की आ गया, तो आपको बाद में तोड़ना पड़ेगा। इसलिए अच्छा अपनी बुद्धि वैसे ही लगा लो कि जब नॉन की दिख ही रहे हैं तो सबको अलग अलग टेबल में डालते रहो। इसलिए इसको भी अलग डाल दिया, इसको भी अलग डाल दिया और इसको भी अलग डाल दिया, तो तीन टेबल ये बन गई, एक इसकी बन गई और एक ये ऊपर पहले से विद्यमान थी। तो सेकेंड एनएफ बनाने के लिए कितनी टेबलें बनेंगी, दो। थ्री एनएफ बनाने के लिए कितनी टेबल बनेगी, पांच। एक दो तीन चार पांच, और बीसीएनएफ में भी पांच ही बनेगी, क्योंकि ये बीसीएनएफ है। यही बीसीएनएफ का रूल होता है कि लेफ्ट में हमेशा कैंडिडेट की होना चाहिए। तो लेफ्ट में दिख नहीं रहा, सबकी कैंडिडेट की है, तो ये टिल बीसीएनएफ तक गया, रुकेगा ही नहीं। ठीक है, और बताऊं क्या एग्जांपल, छोटा सा बताया तो अच्छा, नहीं नहीं, एक छोटा सा एग्जांपल तो समझा दो। कोई नहीं कोई नहीं, देख लो। क्या करूं रे, छोटे एग्जांपल बनाने में भी। ठीक है, इससे छोटा तो क्या ही लूं मैं। चलो देखो, चलो अब देख लो इधर, अब आ जाएगा समझ में, छोटा सा एग्जांपल है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। कैंडिडेट की इधर क्या क्या नहीं है, ए बी नहीं है, डी नहीं है ना, और ठीक है, बी डी नहीं है, तो बी डी अकेला तो कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो आपने जैसे ही ए ले लिया, ए का क्लोजर ले लिया, ए बी डी, ए बी से सी और डी से ई आ गया। तो ए बी डी आपका की बन गया, और ए बी डी की बन गया, तो की एट्रीब्यूट्स में क्या क्या चला जाएगा, ए बी डी, और नॉन की में क्या चला जाएगा, सी के साथ में, सी के साथ में ई। वैसे बन तो जाएगा, बट इसमें और कैंडिडेट की भी निकलेगी यार, रुको रुको, मैं ऐसा करना नहीं चाह रहा। एक बार रुको रुको, मैं इसका कबाड़ा कर देता हूँ इस पूरे क्वेश्चन का। क्या करें यार, रुको एक बार, रुको एक बार, मैं एक ही कैंडिडेट की मैं काम खत्म करना चाह रहा हूँ, मैं ज्यादा बनाना नहीं चाह रहा। इधर ए भी देना ही नहीं है मुझे, तो सी से डी दे दो, और डी से, अब ठीक, ठीक है, अब देख लो देख लो।
अब मैंने कैंडिडेट की ए बी ही बना दी, कलेश खत्म। ठीक है, अब अगर आपके पास में ए बी कैंडिडेट की है तो ए बी का प्लस निकालो, क्या आएगा? ए बी सी डी ई। इसका मतलब की में ए बी आ गया और नॉन की में सी डी ई आ गया। अब ठीक है, अब इधर देख लो। अब सबसे पहले ए बी कैंडिडेट की है, अगर ए बी कैंडिडेट की है तो यहाँ कैंडिडेट की है। अब आपको सारा आ गया तो मैं लिख दूं? अरे अब तो आपको 3NF तक सारी कहानी समझ आ गई। तो या तो लेफ्ट में कैंडिडेट की है, तो लेफ्ट में कैंडिडेट की है तो ये 3NF तक जाएगा। अरे अब तो आ गया समझ, तो लिख दूं पूरा। ठीक है, ये नॉन की है और ये भी नॉन की है, तो इसका मतलब सेकंड एनएफ। ये भी नॉन की है, नॉन की है, मतलब सेकंड एनएफ। इसका मतलब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा होता कि बताइए मिनिमम किस नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में, तो क्या बताते? सेकंड एनएफ। तो सेकंड एनएफ तक मेंटेन है प्रॉपर ये। ठीक है, चलो अब आके चलो। अब आपने यहाँ आर लिया, ए बी सी डी ई। चलो, तो सबसे पहले आपने R1 में सबसे पहले ए बी लिया, तो ए बी तो कैंडिडेट की है ही इसकी। तो एक तो ए बी के साथ में हमने क्या लेना है? ए बी के साथ सिर्फ सी ही लेना है। ठीक है, ताकि जब हम ए बी डिटरमाइन सी को एक टेबल में डाल सके। डाल दिया। अब ये नॉन की टू नॉन की है और ये भी तो नॉन की टू नॉन की है, लेकिन क्या दोनों को मैं एक टेबल में डालूंगा? फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि सी अगर कैंडिडेट की है तो ये देखो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, सी टू डी, डी टू ई, सी हो गया ना। तो इसका मतलब यहाँ एक टेबल आपकी और बनेगी R2 की, जिसमें CD आएगा, और एक टेबल और बनेगी R3 की, जिसमें DE आएगा। इसमें आपका C2D आ जाएगा और इसमें आपका D2E आ जाएगा। अब सुनना, यहाँ कैंडिडेट की AB, यहाँ कैंडिडेट की C, यहाँ कैंडिडेट की D। तो यहाँ पे कैंडिडेट की लेफ्ट में है, यहाँ कैंडिडेट की लेफ्ट में, यहाँ कैंडिडेट की लेफ्ट में है, और जब लेफ्ट में कैंडिडेट की होती है तो BCNF तक जाएगा। तो ये 3 नहीं है, BCNF भी है। चलो, हो गया क्वेश्चन। अब भी कोई दिक्कत है? हाँ, अरे हाँ, थ्योरी तो लिखवाऊंगा ना। BCNF तो बस यही है, BCNF। लेकिन अब आपको भी तो पहचानना आना चाहिए, तो मुझे दिख रहा है, तुम्हें थोड़ी दिख रहा है अभी BCNF। तो तुम्हें दिखाऊंगा, थ्योरी लिखवाऊंगा ना उतनी तो। ठीक है, चलो अब आपका BCNF छोड़ देते हैं, और थ्योरी और कुछ एक क्लास आपका और हो जाएगा, 1.5-2 घंटे का लगभग एक क्लास और बन जाएगा। ठीक है, पर एक बार इसको देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि अब मैं सीधा BCNF पढ़ाऊंगा। यहाँ किसी को भी कोई डाउट है? ये अभी फिलहाल BCNF बन चुका है, बट आपको समझना है तो नेक्स्ट क्लास में समझ में आ जाएगा। हाँ, डिटर्मिनेंट ऑलवेज बी द कैंडिडेट की, बस एक ही डेफिनेशन है कैंडिडेट की और कुछ नहीं। हाँ, वो बिल्कुल बाकी सब बन गए। कुछ पूछना है? चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।